हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं करण चौधरी और आज मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं पॉलिटी। आप सभी को नमस्कार। प्यारे साथियों, आज हम पॉलिटी की क्लास की शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक के साथ। आज मैं आपको पॉलिटी एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा और एकदम पॉलिटी नाम के शब्द से आज आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करता हुआ एकदम बेसिक से आपकी क्लास चलेगी। तो आप एक प्यारी सी कॉपी पॉलिटी की बनाएंगे और पॉलिटी के बारे में विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन जो है आप उसे लिखना आप शुरू करोगे। तो प्यारे साथियों, शुरू करते हैं पॉलिटी को। पॉलिटी सब्जेक्ट क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या इसकी अप्रोच है, ये सब बातें हम कल कर चुके थे। आज की क्लास में हम सीधा फोकस करेंगे कंटेंट के ऊपर। सीधी बात करेंगे प्रश्न कैसे आएंगे, सीधी बात करेंगे आपको क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस भारत देश की पॉलिटी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने ब्लैक कलर का ये जो है पीछे बैकग्राउंड ली हुई है, इससे किसी विद्यार्थी को समस्या तो नहीं हो रही है? आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपर? अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके जो है आप हमारी टीम को बता सकते हैं, क्योंकि टीम जो है वो बता देगी। पॉलिटी आपको नजर आ रहा है प्रॉपर? सब साफ है, एकदम बढ़िया है, ओके है, क्लियर है। चलिए देखिए, जो पॉलिटी नाम का शब्द है, यानी पॉलिटी आप लोगों ने सुना, इस पॉलिटी को आप लोग हिंदी में बोलते हो, देखो राज व्यवस्था कहते हैं, कुछ लोग राज्य व्यवस्था कहते हैं। बात देखिए, राज्य व्यवस्था आप इसके बारे में जानते हैं, पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था। अब जैसे कल हमने इसके बारे में आपसे बातचीत करी थी कि इसका मतलब क्या है, राज्य व्यवस्था का मतलब क्या है। तो किसी राज्य की व्यवस्था के बारे में जहां पढ़ाया जाता है उसे आप क्या कहते हैं? पॉलिटी कहते हैं। तो दो शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है और यहीं से प्रश्न बनेंगे। यानी गुरुदेव क्या क्या शब्द हैं? तो इसको आप निकालोगे जब डेरिवेशन में तो दो शब्द हैं बाबू, एक है राज्य और दूसरा कौन सा है? व्यवस्था। जोर से बोलो, व्यवस्था। दो शब्दों से मिलकर पॉलिटी बनी है, राज्य और व्यवस्था। अब जो राज्य है और व्यवस्था है, क्योंकि हर जगह व्यवस्था यानी राज्य की व्यवस्था के बारे में जहां पढ़ाते हैं उसको आप पॉलिटी नाम से जानते हैं। जैसे हमारा कंट्री इंडिया है, तो हमारे कंट्री में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, ये सब प्रोविजन जो किए गए, ये क्यों किए गए? ये सब राज्य की व्यवस्था के बारे के प्रोविजंस हैं। इन सबसे राज्य की व्यवस्था प्रॉपर सुचारू रूप से चलने लग रही है। आप सब व्यवस्था को देख रहे हैं। तो अब जो है दो शब्दों को एक बार हम पकड़ेंगे। ये राज्य नाम का जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, कहां से निकला? तो देखो, राज्य पहले तो नहीं थे। जब दुनिया में आज आप पढ़ते हो पॉलिटी, आज आप कहते हो जी प्रधानमंत्री हैं, आज आप कहते हो जी राष्ट्रपति हैं, आज आप कहते हो जी उपराष्ट्रपति हैं। ऐसा पहले तो नहीं था। जब आप इस दुनिया में पैदा हुए थे तो आपको इस बात की जानकारी है कि कोई राज्य नाम का संस्था था? आप ही जानकारी है कि कोई उत्तर प्रदेश था, कोई बिहार था, कोई एमपी था, कोई इंडिया था, कोई पाकिस्तान था? कुछ था क्या? नहीं ना, कुछ नहीं था। तो शुरुआत कहां से हुई सर? शुरुआत कहां से हुई इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले एक प्यारा सा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, और प्रश्न क्या था कि जो राज्य है इसके दो मीनिंग है। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा पोलिस। ये पोलिस पुलिस वाला नहीं है, ये पोलिस जो थे राज्य को, जो ग्रीक राज्य थे ना, ग्रीक, देखो दो बहुत फेमस चीजें रही है, ग्रीक राज्य। तो ग्रीक राज्य में आप इसे पोलिस कहते थे। ये आगे चल के इस प्रकार के प्रश्न आज भी आप जब स्टडी करते हो तो ऐसा है कि आप सिर्फ बीपीएससी का ट्रेंड नहीं देखते, आपको आरपीएससी का, यूपीपीसीएस का, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का ट्रेंड देखना होता है और उन्हीं से प्रश्न कहीं ना कहीं बीपीएससी वगैरह में भी बन जाते हैं। तो पोलिस जो था, ये कहते थे छोटे छोटे ग्रीक राज्यों को, ग्रीक राज्य, छोटे छोटे ग्रीक राज्यों को पोलिस नाम दिया गया था। एक प्रश्न यहां से आपके एग्जाम में बन जाता है कि छोटे छोटे ग्रीक राज्यों को आप लोग क्या नाम देते थे बाबू? पोलिस नाम देते थे। अब आपको लिखना कैसे है? तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल मेरी तरह कॉपी बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूं। बिल्कुल जहां लिखाने की बारी आएगी मैं आपको प्रॉपर लिखाऊंगा। जैसे मैंने लिखा राज्य व्यवस्था, तो राज्य इधर, व्यवस्था इधर, मेरे साथ साथ लिखोगे, इसी माइंड मैप के अकॉर्डिंग लिखोगे। मैंने लिखा पोलिस, तो ग्रीक राज्यों को, अब मैंने यहां लिखा, आप लिख सकते हैं पोलिस कहते थे। ठीक है, आप अपनी कॉपी पे ऐसे लिख सकते हैं, मैं ये बोल दूंगा, ऐसे करके आप मेंशन कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन बनता है आजकल के एग्जाम में कि पोलिस ग्रीक राज्यों को कहते थे, लेकिन एक प्रश्न बनता है
आपको बता दूं, रेस पब्लिका, रेस पब्लिका एक प्रश्न बनता है, ये बहुत ही प्यारा प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रेस पब्लिका कौन से राज्यों को कहते थे? रेस पब्लिका, तो ये तो ग्रीक हो गया। दो राज्य बड़े फेमस थे, एक तो रोमन के राज्य और एक ग्रीक के राज्य। तो रोमन राज्यों को मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों, दोस्तों, रोमन राज्यों को कहते थे, क्या कहते थे हम? रेस रिपब्लिका। अब घबराना मत कि सर ये तो बड़ी पॉलिटिकल साइंस की जानकारी है। आजकल कांस्टेबल तक के पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि किसको क्या कहते थे, शुरुआत कहां से हुई। विषय की जब जानकारी आपसे पूछे कि जी आपका नाम क्या है, आपका नाम सर मेरा नाम करण चौधरी है। अब करण चौधरी में करण चौधरी, करण के नाम का मतलब ही नहीं पता, तो फिर आप कैसे चीजें समझोगे? तो पहले पॉलिटी नाम के शब्द का मतलब तो समझो, पहले राज्य के बारे में समझो। व्यवस्था तो कर देंगे हम, व्यवस्था तो आप और हम मिलके पढ़ेंगे, तो राज्य के बारे में समझो। तो रोमन राज्यों को रेस पब्लिका कहते थे। आप जो है सभी के सभी मेंशन करते चलेंगे इन चीजों को। एक क्वेश्चन हो गया रोमन राज्यों को। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपके मन में एक और ख्याल आता है, गुरुदेव एक बात बताओ, राज्य कहां से आया? ये रेस पब्लिका, पोलिस, ये सब ठीक है, स्टेट कहां से आया, राज्य कहां से आया? तो सुनो मेरी बात ध्यान से। ये जो राज्य है ना, जिसको आप वर्तमान में राज्य कहते हो, गुरुजी राज्य है, दिखाई दे रहा है बेटा, राज्य है। इस राज्य का जो नाम का शब्द है निकला स्टेटो से। स्टेटो एक वर्ड था, स्टेटो, और इसी स्टेटो नाम के शब्द से निकल कर आया स्टेट। अब एक प्यारा सा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, नेट में, जीआरएफ में, बीपीएससी में। तो बेसिक चीज है कि सबसे पहले स्टेट नाम के शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन दे देगा आपके सामने, मैकावली, हॉब्स, रूसो, लॉक। आप कहेंगे गुरुजी हमने तो पढ़ी पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, उसमें तो दिया नहीं है। यही तो फंडामेंटल है, लक्ष्मीकांत से काम नहीं चलने वाला। अब बीपीएससी का पेपर एनसीईआरटी से बनने लग गया है। तो ये आप लिखेंगे कि स्टेट नाम का शब्द सबसे पहले दिया था मैकियावेली ने। किसने दिया था? मैकियावेली ने स्टेट नाम के शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो अब निकल के आया गुरुजी राज्य क्या है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ मामला, आप इसे लिख लो, अभी मामला कंप्लीट नहीं हुआ। तो जो लोग हाथ से लिखने वाले लोग हैं, जिनको भाषा ही लिखना पसंद है, वो ऐसे लिख लें। जो माइंड मैप बनाने वाले लोग हैं वो माइंड मैप बना लें, क्योंकि ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसमें मैंने आपको बताया, मेरे साथ साथ लेकर रिवाइज करोगे, मेरी क्लास की हर चीज मेरी क्लास में याद करोगे। क्लास के बाद मैं उन विद्यार्थियों को बिल्कुल नहीं मानता जो क्लास के बाद याद करते हैं। सिंपल बात समझो, पॉलिटी राज्य व्यवस्था, राज्य क्या होता है उसके बारे में जाना। पोलिस राज्य ग्रीक राज्य थे, रेस पब्लिका रोमन राज्य थे। स्टेट नाम के शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली ने किया। बात समझ में आई? अब एक बड़ी बेसिक सी बात, सर ये तो आपने बता दिया, आप लोगों की सर स्पीड की कोई दिक्कत तो नहीं है? वैसे मैं बिहार में बड़े लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ और पॉलिटी तो मेरी सब्जेक्ट, दिल की सब्जेक्ट है, कोई समस्या आपको होगी नहीं। फिर भी अगर किसी प्रकार की समस्या आप बाबू महसूस कर रहे हैं तो सीधा दिल खोल के बोलो, ठीक है? अब सुनिए ना, आगे बढ़िए ना जी। तो राज्य नाम का जो शब्द है, इसके बारे में समझते। राज्य नाम का शब्द क्या कहता है, क्या इसके प्रोविजंस हैं? देखो भैया, तो ये आपने लिख लिया, स्टेट नाम के शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मैकियावेली ने किया था। अब आता है, अब भूलना नहीं है कुछ भी, सब याद रहना चाहिए जो मैं पीछे की चीजें बता रहा हूं, कि सर राज्य कहते किसे? आपसे कोई पूछे सर राज्य क्या है, स्टेट क्या है, आप अभी स्टेट के बारे में बात चली, व्यवस्था के बारे में कोई बात नहीं चल रही। सर स्टेट है क्या? आप कैसे कहोगे कि सर ये राज्य है? अमेरिका राज्य है कि नहीं है? इंडिया है कि नहीं है? पाकिस्तान है कि नहीं है? अब आपसे कोई पूछे अफगानिस्तान राज्य है कि नहीं है मेंस में, आप कहें सर अफगानिस्तान। आपसे कोई पूछे कि ये बताओ भैया, अभी देखो कितना विवाद चल रहा है, आप देख रहे हैं कि ताइवान को लेकर है कि नहीं है, या और छोटे छोटे जो कंट्री है जहां पर चाइना अपना इंक्रोचमेंट कर रहा है, राज्य है कि नहीं है? तो राज्य की कोई परिभाषा भी तो होगी। ऐसे तो मैं भी कह दूं मैं भी राज्य हूं, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा है, तो कोई राज्य की परिभाषा होगी। तो राज्य की परिभाषा से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि राज्य के निम्नलिखित में से कितने तत्व होते हैं। तो देखो, राज्य की परिभाषा में आप इस बात को जानेंगे। देखो पॉलिटी बड़ा लॉजिकल सब्जेक्ट है, इसमें हर चीज के पीछे कारण होता है। तो ये कहा गया कि राज्य की परिभाषा होगी नंबर 1 जनसंख्या। अब मैं बाइलिंगुअल लिखूंगा, सो आप लोग बाइलिंगुअल चीजों को नोट करेंगे।
नंबर 1 है पॉपुलेशन, जनसंख्या। थोड़े स्पीड में कम रखूंगा अपनी, क्योंकि आपके साथ पहली बार जो है हमारी बातचीत हो रही है। नंबर 2 है भूभाग। भूभाग को आप नाम क्या बोलोगे? टेरिटोरी। क्या बोलोगे? टेरिटोरी। नंबर 3 है, अब आप बोलोगे सर नंबर 3 क्या है? तो नंबर 3 है आपकी सरकार। क्या है मेरी सरकार? जोर से बोलो, सरकार, गवर्नमेंट, यह है सरकार। और नंबर 4 क्या है? तो नंबर 4 है सर संप्रभुता। अभी आप समझोगे इसको, संप्रभुता। सर ये क्या होती है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सोवरेनिटी। इसकी अंग्रेजी बहुत गलत करते हैं लोग, ध्यान रखना है इसकी संप्रभुता की परिभाषा। यह है संप्रभुता। तो राज्य के 4 एलिमेंट होते हैं संप्रभुता। अब पहले क्या था, देखो एग्जाम का पैटर्न कैसे चेंज होता है। पहले प्रश्न पूछता था कि निम्नलिखित में से राज्य के कितने एलिमेंट हैं। बच्चे बोलते थे 4 एलिमेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कोई बोला कि जनसंख्या नहीं है, कोई बोला कि भूभाग नहीं है, कोई बोला सरकार नहीं है, कोई बोला संप्रभुता नहीं है। लेकिन ये चारों पॉइंट है। वर्तमान समय में क्या हुआ कि वर्तमान समय में जो प्रश्न बन रहे हैं आरपीएससी में, बीपीएससी में, तो अब वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि मॉडर्न चेंजेस हो रहे हैं, और मॉडर्न चेंजेस में प्रश्न एक लेवल आगे जा रहा है। देखो लेवल क्या होता है, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं इतिहास में कि ये बताओ जी रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी, अब फिर मैं और आगे बढ़ जाऊं कि रजिया सुल्ताना कौन से दिन कहां गई थी, क्या हुआ था, तो एग्जामिनर भी क्या करता है, लेवल को बढ़ाता चला जाता है। और लेवल क्या है कि परत दर परत खुलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आप देखो कैसे खुलेगा। एक रिसेंटली एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से राज्य के भौतिक तत्व कौन से हैं या भौतिक आधार कौन से हैं। तो जनसंख्या और मैं भूभाग की बात करूं तो दीज आर, ये कैसे ही भौतिक आधार हैं। यानी कोई आपसे पूछे कि राज्य के फिजिकल एलिमेंट कितने हैं, तो ये राज्य के फिजिकल एलिमेंट हैं। और सर यही प्रश्न एग्जाम में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल एलिमेंट ऑफ स्टेट। एकदम सब गौड़ा गए, ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं, लक्ष्मीकांत में लिखा ही नहीं, डीडी बसु में लिखा ही नहीं, परीक्षा वाणी में लिखा ही नहीं। भैया एनसीईआरटी में सब लिखा है। तो आप बेसिक से चीजों को पकड़ कर चलो। हमारी क्लास में एनसीईआरटी भी रहेगी, लक्ष्मीकांत भी रहेगी, डीडी बसु भी रहेगी, सुभाष कश्यप भी रहेगी, रुचि त्यागी भी रहेगी, बीएल फाड़िया भी रहेगी, एमपी जैन भी रहेगी, सब रहेंगी, कोई जाएगी नहीं, सब रहेंगी किताबें। लेकिन आपकी सुविधा अनुसार फंडामेंटल के अकॉर्डिंग चलेंगे। आगे समझो। अब सरकार और संप्रभुता ये कौन से तत्व है राज्य के, ये प्रश्न भी एग्जाम में आगे आ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा, तो ये राज्य के आध्यात्मिक तत्व हैं। अब मैं आपसे बोलूंगा गुरुजी ये आध्यात्मिक का मतलब क्या है? आध्यात्मिक आधार है, आध्यात्मिक तत्व है, इसको आप बोलते हो स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल एलिमेंट। बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। याद रहना जी सब कुछ। ये राज्य के क्या है? स्पिरिचुअल एलिमेंट है। तुम पढ़े हो चाहे जहां ही जहां, अब करण चौधरी के साथ पॉलिटी पढ़ रहे हो ना, तो एकदम कॉपी ऐसे बोलेगी कि देखने वाला सोचेगा कहां से बनाई है भैया, एकदम बोल रही है। तो ये आध्यात्मिक आधार और भौतिक आधार। देखो ये भौतिक क्यों है, इनको आप देख सकते हो कैसे। जनसंख्या, राजू, पिंटू, चिंटू, सब आपको दिखाई दे रहे हैं, सब आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब भौतिक आधार हैं, सब आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भूभाग आप देख रहे हो, जमीन, ये जमीन, वो जमीन, सब आपको दिखाई दे रहा है। सरकार कहीं दिखाई देती है, सरकार वैसे आपको दिखाई देती है, डंडा दिखाई देता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। एक प्रकार से संप्रभुता आपको दिखाई नहीं देती। ये क्या है? राज्य के आध्यात्मिक आधार है। आप में से बहुत सारे बच्चों को लगेगा गुरुजी ये संप्रभुता है क्या, ये संप्रभुता क्या है गुरुजी? संप्रभुता के बारे में अभी बात करेंगे। संप्रभुता को ध्यान से समझाऊंगा कि संप्रभुता क्या होती है। पहले ये बताओ, ये 4 चीजें समझ में आई? अब के गुरुजी मैंने कहा पॉलिटी एक बहुत रेशनल सब्जेक्ट है। पॉलिटी में कुछ भी ऐसे नहीं होता कि आपने कह दिया कि राज्य के 4 तत्व होते हैं। एक प्रश्न और अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि राज्य के 4 तत्व कब बने। तो एक कन्वेंशन हुई थी जिसको आप नाम देते हो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। दिखाई दे रहा है? मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन हुआ था 1933 में। 1933 की मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में राज्य के 4 तत्व दिए गए थे। ये दिखाई दे रहा है, इसको लिख लेना। हिंदी में लिख दूं?
मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, यहां लिख रहा हूं मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। ये अब वो ये समझो बात, अब मॉन्टेविडियो कन्वेंशन क्या है, 1933 में हुई। इस कन्वेंशन में बताया गया कि राज्य के 4 तत्व होते हैं। ऐसे थोड़ी ना अपने मन से आप कह दोगे कि राज्य के 4 तत्व होते हैं। अब देखो ऐसे प्रश्न कैसे बनेगा। पहला प्रश्न, राज्य के 4 तत्व होते हैं, ये बात कौन सी कन्वेंशन में सामने आई? मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन निम्नलिखित में से कौन सी साल में हुई? 1933, 34, 35, 36, 33। राज्य के कितने तत्व होते हैं? 4। निम्नलिखित दिए गए राज्य के 4 तत्वों में से भौतिक आधारों की कौन से तत्व हैं? ए, बी, सी, डी, या ए और बी दोनों, या बी, सी, डी दोनों? तो आप आंसर क्या देंगे? ए और बी दोनों। समझ में आई? मेरी क्लास में अभी आप बहुत दिन तक ये नहीं समझ पाओगे कि गुरुजी कहां से पढ़ा रहे हैं आप। बस ये समझो कि मैं वो पढ़ा रहा हूं जो बहुत जरूरी है, एग्जाम में यही आता है। पर लोग क्या करते हैं, लोग पुस्तकों के पीछे पड़ जाते हैं। किताबें तो आपको बस दिशा देती हैं, लेकिन हमारा काम क्या होता है कि बहुत सारी किताबों को पढ़ने के बाद आपको वो देना जो एग्जाम में आएगा। तो ये समझ में आया मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, राज्य के कितने आधार होते हैं। अभी राज्य ही खत्म नहीं हुआ। अब देखो आप, चलो ओके करो आप सभी, मुझे समझ में कमेंट नहीं दिखाई दे रहे इन लोगों के। लिख लिया? अब तो ये वाली कहानी हो रही है, जरा तस्वीर से तो निकल कर सामने आ। कोई आ ही नहीं रहा है, कमेंट आ ही नहीं रहा है। मैं सोच रहा हूं निकल कर सामने आ, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप एकदम बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। अब देखो, इस आधार के आधार पे आप बता सकते हैं कि भारत एक राज्य है। आप सभी को पता है कि भारत राज्य है। भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग स्क्वायर मीटर, आपको अच्छे से पता है। 138 करोड़ की भारत में पॉपुलेशन रहती है और भारत देश संप्रभु राष्ट्र है। अब संप्रभु क्या होती है, फिर हम व्यवस्था पे चलेंगे। बेटा देखो, ये समझ में आ गया। अभी मैंने ना आपको क्या समझाया, अभी सिर्फ हम राज्य के बारे में बात करें, व्यवस्था को हमने अलग फेंक दिया। व्यवस्था को मैंने छेड़ा नहीं है, अभी मैं राज्य के बारे में बात कर रहा हूं। संप्रभुता का मैं थोड़ा बेसिक मीनिंग आपको समझा दूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। बाकी हम आगे संप्रभुता को पढ़ेंगे, क्योंकि भारत की प्रस्तावना में हम पढ़ेंगे संप्रभुता को। देखो, संप्रभुता शब्द का मतलब समझो, स्वयं का प्रभु। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? स्वयं का प्रभु। अब मैं आपसे कहूं स्वयं का प्रभु मतलब स्वयं का भगवान। अब भाई आप अपने पर भगवान हो, आप कहते हो सर मेरा जो मन करता है मैं वही करता हूं, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई सर मतलब नहीं है, हम अपनी मस्ती में रहते हैं सर, तो आप स्वयं के प्रभु हो, संप्रभु हो। इसी प्रकार से देश भी संप्रभु होते हैं। इंडिया जब 1947 से आजादी से पहले हमारे देश में क्या था? अंग्रेज कहते थे ये कर दो, हो गया। अंग्रेजों ने कहा ये कर दो, हो गया। लेकिन हमारे देश का कोई सिस्टम था क्या? नहीं था। हमारा देश संप्रभु था क्या? नहीं था। तो संप्रभुता का मीनिंग क्या है? सुनो बड़ी बात, बड़े ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरे प्यारे मित्रों। संप्रभुता का मीनिंग है कोई देश अपने आंतरिक और अपने बाहरी, कोई देश अपने आंतरिक और अपने बाहरी निर्णय लेने के लिए क्या हो? निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, उसे कहेंगे संप्रभु राष्ट्र। इट विल कॉल्ड सोवरेन स्टेट। इसे क्या कहेंगे आप? सोवरेन स्टेट। इसे आप नाम देते हैं संप्रभु राष्ट्र। इट विल बी कॉल्ड सोवरेन स्टेट। अंग्रेजी सीखो थोड़ी थोड़ी, अंग्रेजी बहुत जरूरी चीज है। संप्रभु देश। भारत अपने निर्णय खुद लेता है। अब आप जानते हो कि भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया, तो किसी पूछा कि अटैक कर दें क्या? नहीं जी ना, हमने मन किया, हमने कहा छोड़ दो, छोड़ दिया, ठीक है। अंदर अंदर हमारे देश में कुछ होता है, किसी पूछते हैं क्या हम? नहीं ना। तो बस क्या है, हमारा देश जो है वो आंतरिक और बाहरी रूप से कैसा है? संप्रभु है। जो आप पढ़ोगे प्रस्तावना के समय पे संप्रभुता, तब मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि संप्रभुता सिर्फ आंतरिक और बाहरी नहीं होती। ये मैंने 2 एग्जांपल दिए, आंतरिक संप्रभु, बाहरी संप्रभु। संप्रभुता आंतरिक और बाहरी के अलावा संप्रभुता जो है, आप देखेंगे संप्रभुता को तो संप्रभुता की और डेफिनेशन भी है। कानूनी संप्रभुता। भारत में कानून रूप से कौन संप्रभु है? संविधान। नामात्र का संप्रभु कौन है? राष्ट्रपति। भारत की संप्रभुता निवास किसमें करती? जनता में। ऐसे कई सारी डायमेंशन निकल कर आएंगी जो आप आगे पढ़ोगे।
किस पे, प्रस्तावना में। लेकिन यहां इतना ही काफी है कि संप्रभुता का मीनिंग समझ गए, स्वयं का प्रभु, अपना प्रभु, अपने काम खुद कर सके, डिपेंडेंसी नहीं। इसका मतलब गुलामी और संप्रभुता में क्या अंतर है कि गुलामी में ये होता है कि आप किसी के गुलाम होते हो, और संप्रभु का मतलब हो गया स्वतंत्रता। क्लियर, क्लियर। तो अब हमने राज्य के बारे में बात करी, अब हम व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। व्यवस्था क्या चीज है, व्यवस्था किसे कहते हैं, सिस्टम क्या है। आप सुनो, दो शब्द पकड़े थे। देखो मैं पूरी पॉलिटी को दो ही शब्दों से पढ़ा दूंगा, पूरी पॉलिटी आपकी दो शब्दों से खत्म करा दूंगा मैं पूरा। आप ये मानोगे भाई साहब आर्टिकल्स में तो आपका धुआं मचा दूंगा, आपको अच्छे से पता है। आप देखोगे तो आर्टिकल तो मैं, चाहे आर्टिकल में आप जब पढ़ोगे तो आर्टिकल 1 से लेकर 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, 52 में सारे के सारे पार्ट सारा, वो तो मैं आपको 200 आर्टिकल कंठस्थ याद करा के छोड़ूंगा, और को तो 300 कंठस्थ आपको याद होंगे। लेकिन वो रिलेट इसी के साथ होगा। जिस बच्चे ने पहली क्लास मिस कर दी, जिस बच्चे को राज्य का व्यवस्था का मतलब नहीं पता, वो बच्चा कभी भी समझ नहीं सकता कि भैया पॉलिटी क्या सब्जेक्ट है। अब हमने कहा व्यवस्था, अब व्यवस्था को पकड़ लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं व्यवस्था को नियम कह सकता हूं क्या? बोलो हाँ या ना। भाई व्यवस्था के लिए रूल्स की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती? अरे बोलो हाँ, कह दो ना जी हाँ। हाँ भाई, व्यवस्था के बिना नियमों के चलती है ना। तो देश को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए कुछ मौलिक नियमों की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए आप क्लास में बैठे मुझे देख रहे हैं, तो यह व्यवस्था एक सेटअप है। मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, 3 बजे आ गए, 3:10 पे क्लास स्टार्ट हो गई, क्लास चल रही है, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। एक व्यवस्था के माध्यम से आप और हम जो है ये संचालित हो रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों, किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है, कुछ आधारभूत नियमों की आवश्यकता होती है। उन्हें आप क्या कहते हैं? बोलो संविधान कहते हैं। नियम, तो मैंने क्या कहा, सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा कि किसी भी देश को चलाने के लिए, लिखो देखो, लिखो व्यवस्था, किसी भी देश, कोई भी देश है, किसी भी देश को, किसी भी व्यवस्था को, किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है। मैं अंग्रेजी में भी बोलूंगा, सो यू कैन राइट इन बाइलिंगुअल। कुछ मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है, नियमों की आवश्यकता। अब समझना मेरी बात, आवश्यकता होती है भाई, बिना इनके तो कुछ चलेगा नहीं। देयर आर सर्टेन फंडामेंटल लॉज रिक्वायर्ड टू रन द सिस्टम ऑफ द कंट्री, और इन्हीं मौलिक नियमों को क्या कहते हैं? बोलो जोर से, संविधान कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हीं को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग बहुत सारे बच्चे गलत लिखते हैं, कॉन्स्टिपेशन मत लिख देना, कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, ठीक है। किसी भी देश के कुछ मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है, और उन मौलिक नियमों को किसी भी देश को चलाने के लिए, शब्द जोड़ कर लेना, चलाने के लिए, ठीक है, चलाने के लिए कुछ मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है, और उन मौलिक नियमों को संविधान कहते हैं। संविधान, तो अंग्रेजी में बोलूं तो क्या मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल्स विच रिक्वायर्ड टू रन अ सिस्टम। संविधान नियमों का वो संग्रह है जो किसी संस्था को चलाने के लिए, किसी देश को चलाने के लिए आवश्यक होता है। आप जब किसी अंग्रेजी मीडियम के दिल्ली के बच्चे से मिलोगे ना, वो ऊपर वाले जो बच्चे होते हैं दिल्ली के एकदम हाई फाई वाले, वो कहेंगे पता आपसे, योर बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट गुड। ये क्या कह रहे हैं? उसे पहली बार किसी ने कहा कि आपकी बॉडी का संविधान बड़ा खराब है, मतलब इंग्लिश में कहा योर बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट गुड। मुझे लगा यार मेरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगी, हमें लगा सोचा क्या हमारी बॉडी में संविधान कैसे घुस गया। वो बोले, फिर बताया उन्होंने कि संविधान का मतलब है ढांचा, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है ढांचा। तो किसी भी देश को चलाने के नियमों का ढांचा, उसी को आप संविधान कहते हैं, उसी को आप कॉन्स्टिट्यूशन नाम से जानते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉल्ड संविधान। तो देखो मेरी क्लास में एक बात याद रखना, हम चले थे व्यवस्था से,
वैसा भी काम कर रहा है। चलिए, हम चले थे व्यवस्था से, हम चले थे व्यवस्था से और राज्य व्यवस्था। अब व्यवस्था मैंने पकड़ा तो पहले मैंने राज्य को ओपन कर दिया, अब मैंने व्यवस्था को ओपन कर दिया और व्यवस्था से अब संविधान शब्द आ गया आपके सामने। तो जो लिखने वाले विद्यार्थी हैं, क्योंकि मैं आपके सामने नहीं हूं, आप और मेरे बीच में 1999 किलोमीटर है पटना, शायद इतनी दूरी है। तो आप मेरे भावों को समझ के अपनी कॉपी पर लिखते चले जाए। मैंने क्या लिखा है कि व्यवस्था, नियम, किसी भी देश को कुछ चलाने के लिए कुछ मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है, उसे संविधान कहते हैं। अब संविधान नाम का शब्द हमने पकड़ लिया, अब संविधान को समझो। गुरुजी संविधान क्या है? आओ लिखो जोर से दुनिया वालों, आओ एकदम कॉपी को ऐसे बना लेना कि एकदम कॉपी बोले, कॉपी बोले, तुम्हारी कॉपी बोले। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। अंग्रेजी में मैं बोलता चलूंगा और हिंदी में मैं लिखता चलूंगा, ठीक है? ओके, अंग्रेजी वाले जो विद्यार्थी अगर हैं, नहीं तो सब अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी बहुत जरूरी चीज है, सब सीखो। और मैं अंग्रेजी का बाइलिंगुअल टीचर हूं प्रॉपर, तो मेरा फायदा उठाओ, प्रॉपर चीजों को सीखो, हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में सुनो, बढ़िया है ना, काम आएगा, बहुत जरूरी चीज है, बाद में समझोगे। तो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप पढ़ोगे तो सबसे पहले एक शब्द आता है, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द निकला कहां से है? एक लैटिन शब्द है, इसका नाम है कॉन्स्टिट्यू। एक लैटिन शब्द है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यू। देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर कॉन्स्टिट्यूटो, एक शब्द है। इस नाम के शब्द से, लैटिन नाम के शब्द से संविधान नाम का शब्द निकला है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं पॉलिटी को राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, इससे नहीं पढ़ाता, मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। ये सब पढ़ेंगे, एकदम शुरू से चलेंगे हम। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं राष्ट्रपति पढ़ाऊं, उपराष्ट्रपति पढ़ाऊं, फिर मौलिक अधिकार पढ़ाऊं। एक तरफ से चलेंगे। इस कॉपी को आप पॉलिटी नाम के शब्द से शुरू करेंगे और इसी कॉपी का जो अंत हो रहा होगा वो पॉलिटी नाम के शब्द पे ही हो रहा होगा। मैं आपको यहां से ले जाऊंगा और घुमा के आपको यहीं ले आके कह दूंगा राधे राधे। मेरी बात समझ गए? तो बड़े फंडामेंटल से पढ़ो, ऐसे नहीं बीच में राष्ट्रपति पढ़ दिया, उपराष्ट्रपति पढ़ दिया। आसान टॉपिक पहले नहीं, पहले बेसिक समझो और फिर एक तरफ से आर्टिकल 1 से पढ़ेंगे, 2 3 4 5 6 भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्रॉपर तरीका से, सिस्टम के तरीका से, ठीक है? ऐसे समझो। तो लैटिन शब्द से निकला कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये लैटिन शब्द से निकला। तो ये लैटिन वर्ड है, इसको एक बार आप समझेंगे, इसको आप जानेंगे। अरे आवाज में थोड़ी दिक्कत थी तब हमें समझ नहीं आ रहा था। चलो कोई बात नहीं है, भावनाओं को समझ रहे हो ना? अरे भावनाओं को समझो, यहाँ जो लिखा है वो समझ में आ गया ना? आवाज की थोड़ी समस्या रही, टेक्निकल टीम का कॉल आया, चलो कोई बात नहीं, सही कर देंगे। देखो लैटिन शब्द से निकला है जिसको आप बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूट। अब संविधान के बारे में बात करें तो संविधान कई प्रकार का होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, एक होता है लिखित संविधान। अब देखना, आज आप समझोगे गुरुजी इतने प्रकार का संविधान होता है। इसको आप लोग अंग्रेजी में बोलते हो कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, कोडिफाइड। देखो आजकल मॉडर्न शब्द है ना, पहले रिटन बोलते थे, आजकल कोडिफाइड कहते हैं, कोडिफाइड, अनकोडिफाइड। तो आजकल रिटन नहीं है, आजकल कोडिफाइड और अनकोडिफाइड है। अब देखो यहां दूसरा लिखित संविधान और यहां है अलिखित संविधान। पहली बात तो ये पता है आप लोगों को संविधान की परिभाषा क्या है, मैं लिखा चुका। किसी भी देश को चलाने के लिए मौलिक नियमों की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो याद रखना, ये प्रश्न भी एनसीईआरटी से बना हुआ है और ये पूछा जाता है कि संविधान किसी देश को चलाने के लिए क्या है? मौलिक नियम। क्या है? मौलिक नियम। ये वर्ड याद रखना है, संविधान किसी देश को चलाने के लिए क्या है? बोलो जोर से, These are the fundamental laws, मौलिक नियम। क्या है? मौलिक नियम है संविधान। तो अनकोडिफाइड और कोडिफाइड, लिखित संविधान, अलिखित संविधान।
अब एक तो ये सबसे बड़ी बीमारी है। लिखित अलिखित का मतलब क्या है, फिर हम समझेंगे छोटा संविधान, बड़ा संविधान, नया संविधान, पुराना संविधान। तो लिखित संविधान दुनिया में सबसे पहले कौन से कंट्री का था, ये पूछा जाता है, लिखित संविधान की बात करी जाती है। तो लिखित संविधान में आप देखोगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसमें कई कंट्री है। सबसे पहला कंट्री है सबसे फेमस अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का संविधान सबसे पुराना संविधान है, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका। इसके बाद आप एग्जाम में देखेंगे तो भारत, भारत का संविधान भी लिखित संविधान है, आप सभी जानते हैं। अब रूस का देखो, रूस बड़ा कंट्री है, रूस का संविधान लिखित संविधान है। दुनिया में ज्यादातर देशों के संविधान लिखित है। आप जापान की बात करो, रूस की बात करो, भारत की बात करो, आप पाकिस्तान की बात करो, बांग्लादेश की बात करो, अब तो आप नेपाल की बात करो, विश्व के अधिकांश देशों के संविधान लिखित है। अब लिखित का मतलब क्या होता है, लिखित का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको संविधान दिखाना चाहूं, टेक्निकली से रिक्वेस्ट है मेरी, संविधान लेके आए, संविधान दिखाते हैं। तो संविधान लेकर आओ, संविधान। तो संविधान जो होता है बेसिकली आप देखेंगे तो लिखित का मतलब क्या है, उस देश की संविधान सभा बनी और संविधान सभा ने बना के उस संविधान का निर्माण किया। जैसे हमारे देश का संविधान 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में हमारे देश का ये संविधान बना, इसको संविधान कहते हैं। ये है बेटा संविधान, ये है कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेयर एक्ट है, इसी को कहते हैं आप लोग संविधान, ये है कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये संविधान है तो क्या ये लिखित है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे देश की जनता के प्रतिनिधियों ने इस संविधान को हमारे लिए बनाया और कहा कि हम इन नियमों के अनुसार अपने जीवन का पालन करेंगे। तो कैसा संविधान हो गया, लिखित संविधान हो गया। लिखित संविधान, इसे कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई आपसे पूछे लिखित संविधान का मतलब क्या है, तो लिखित संविधान का अर्थ है कि जिस देश की जनता के प्रतिनिधियों ने वहां के संविधान का निर्माण किया, वो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे अमेरिका का, इंडिया का, रूस का, जापान का। अब आता है अलिखित संविधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अलिखित, क्योंकि विद्यार्थी बड़े कंफ्यूज होते हैं। देखो ये सब मेंस में भी काम आता है, इंटरव्यू में भी काम आता है। इंटरव्यू में आपसे पूछ लेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय द अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, आप इससे क्या समझते हैं, आप बताइए। शॉर्ट आंसर पूछ लेंगे मेंस में तो आप घबरा जाओगे। देखो अलिखित संविधान जो है, सबसे पहला कंट्री ब्रिटेन है, क्योंकि तुम्हें सबको एक ही कंट्री याद है, ब्रिटेन। और ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, अलिखित है। अब सुनते जाओ, कनाडा का संविधान भी अलिखित है। अरे गुरुजी ये कहां से निकल आया, सऊदी अरब का संविधान भी अलिखित है। अब हम बेसिक से समझ रहे हैं, आज ये सब कल मैंने चीजें बताई थी आपको, लेकिन आप क्लास के रिदम में है तो आप चीजों को समझेंगे। न्यूजीलैंड का संविधान भी अलिखित है। लिखो, लिखते जाओ सब चीजों को, क्योंकि आज क्लास हो रही है प्रॉपर। सऊदी अरब का संविधान भी हो गया, न्यूजीलैंड का संविधान भी हो गया, कनाडा का संविधान भी हो गया। ये सारे कैसे अलिखित है। इवन एक कंट्री आपने सुना होगा इजराइल, इजराइल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी भाई साहब पार्शियली इनरिटन है, ये भी अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सब कैसे अलिखित है, आप लिखो अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन, सऊदी अरब, कनाडा, न्यूजीलैंड और इजराइल। आप मुझसे पूछोगे गुरुदेव एक बात बताओ, ये कैसे बने, ये संविधान कैसे बने, ये अलिखित कैसे बने, अलिखित का मतलब कहां से निकल कर आया, ये कॉन्स्टिट्यूशन अलिखित बन कैसे गए। तो देखो अलिखित का मतलब से लिखा हुआ नहीं है, संविधान है, इसके नियम भी है, लिखे हुए भी हैं, लेकिन ये किसी देश की जनता ने एक बार बैठ के नहीं लिखे। जैसे हमारा संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान सभा ने बैठ के लिखा, इनको किसी देश की जनता ने एक बार में बैठ के नहीं लिखा। इनका जो निर्माण हुआ है वो प्रथाओं, ट्रेडिशंस के आधार पे हुआ है। अब देखो राजा, सऊदी अरब में राजा है, अब राजा ने कहा वही नियम बन गया, अब राजा के बच्चों ने वही नियम बना दिया, उसके बच्चों ने वही नियम बना दिया, और उसके बच्चों ने वही नियम बना दिया। कनाडा है, सर्दी पड़ती है, नियम है सर्दी में बाहर निकलोगे ठुकुर जाओगे, अंदर रहना है, तो भैया वही नियम बन गया। न्यूजीलैंड है, अब आप देखो वहां पर भी यही चीज है। इजराइल है, तो यह प्रथाओं के आधार पर नियम बने। मैं एग्जाम्पल देता हूं, आपका परिवार है, आपके परिवार में नियम है, कानून है, आप रहते हो, लेकिन वो कहीं लिखे हुए नहीं है आपके परिवार के नियम, परंतु आप उन नियमों का पालन करते हो, आप उन नियमों के अनुसार जीते हो। इसीलिए आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि भैया हमारे घर में ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी, हमारे घर में ये सिस्टम नहीं चल पाएगा, हमारे परिवार का कुछ अलग नियम है।
इसीलिए, लेकिन नियम लिखे हुए नहीं है, तो आपके परिवार को चलाने के लिए भी मौलिक नियमों की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। ये लिखे हुए ही हैं, ऐसा नहीं लिखे ना गए हो, लेकिन ये बैठ के एक बार में बनाए गए और ये धीरे धीरे डेवलप हो। इन दोनों में डिफरेंस है। आप इसको एक बार लिखेंगे फटाफट से और जल्दी जल्दी चीजों को नोट डाउन करके चलिए आगे बढ़े। अब संविधान की और डायमेंशंस देखते हैं। और डायमेंशंस मतलब लिखित अलिखित समझ में आ गया, तो आप लोग लिख सकते हो। वैसे अलिखित संविधान प्रथाओं पर आधारित होता है। अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस। एक्चुअली लिख सकते हो आप, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन, ये लिखित पे होता है, और ये जो है अलिखित प्रथा पर आधारित होता है। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है। अब संविधान की और भी डायमेंशन है। संविधान में तो बड़ी डायमेंशन है, आओ और समझते हैं। देखो, तभी तो आप समझोगे भारत का संविधान किस प्रकार का है, तभी तो आप जान पाओगे, तभी तो आपको इंटरेस्ट पैदा होगा। संविधान लिखित अलिखित समझ लिया हमने, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन अनरिटन। अब देखो संविधान की दूसरी डायमेंशन। संविधान कैसा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नया। यानी संविधान ये भी पूछ लेता है कि विच ऑफ द न्यूएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे नया संविधान। विश्व का सबसे पुराना संविधान का मतलब है विच ऑफ द फॉलोइंग ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे नया संविधान की अगर मैं बात करूं, नया का मतलब जो सबसे नया बना है सबसे पहले, तो पहले हम हुआ करता था नेपाल का, लेकिन 2019 में क्यूबा का बना। तो अभी दुनिया में 2019 में क्यूबा का संविधान सबसे नया संविधान है। क्यूबा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे नया कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि अप्रैल 2019 में बना था। तो ये सबसे नया संविधान है, क्यूबा का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे नया है, आप इसे लिख सकते हैं। सबसे पुराने संविधान की बात करेंगे, ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो यूएसए का है, अमेरिका का। 1789 में बना था, और ये आज भी विश्व का सबसे पुराना तो यही रहेगा, क्योंकि सबसे पहले यही बना। तो आप इसका आंसर देंगे, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पुराना है, और न्यूएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यूबा कंट्री का है। नया हो गया और पुराना हो गया। प्रश्न बन जाता है कि सबसे नया संविधान कौन से राष्ट्र का है? अरे जोर से आंसर दोगे, क्यूबा का, क्यूबा का। सबसे पुराना संविधान कौन से कंट्री का है? तो यूएसए का। और यूएसए वैसे भी दुनिया में ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, यानी विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र जो है वो भी आप अमेरिका को ही कहते हैं। तो दुनिया में सबसे पुराना संविधान किसका है? अमेरिका का। यूएसए इज द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ओल्डेस्ट रिटन भी है ये, और ये क्यूबा का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे नया है। अब पढ़ेंगे सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है, ये भी तो चीजें जाननी है आपको। तो एक बार लिखो फटाफट से, इसको लिखो एक बार। सबसे नया संविधान क्यूबा का संविधान, सबसे पुराना संविधान अमेरिका का संविधान। बड़ी बेसिक जानकारियां दे रहा हूं मैं आज आपको, बेसिक। और पॉलिटी बेसिक से शुरू की जाती है, फिर कॉन्सेप्ट चलते हैं कि आर्टिकल 52 में लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 53 में लिखा है कि राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्तियां निहित होंगी। तो 53 आर्टिकल को पढ़ोगे तो राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्री पर अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, और प्रधान राष्ट्रपति के अधीनस्थों को डिफाइन कर रखा है। आगे चल के आप जब पढ़ोगे 74 में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। और 74 को जब आप पढ़ोगे तो 76 77 से रिलेट कर जाता है। तो जब कॉन्सेप्ट की बात आएगी ना, तो कॉन्सेप्ट तो आपको एकदम बेहतरीन बेहतरीन दिए जाएंगे, पर पहले इन चीजों को समझो, क्योंकि इनसे ही कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट दोनों को समझो। संविधान की परिभाषा नहीं पता तो राष्ट्रपति कैसे पता? अभी मैं आप लोगों को क्लास में पूछ लूं कि बताइए दुनिया में नागरिक कितने प्रकार का होता है, प्रश्न पूछा गया है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, पॉलिटिकल ह्यूमन बींग। राजनीतिक प्रणाली कितने प्रकार के होते हैं? तो ये नहीं पढ़ा हमने। ये टॉपिक किसमें है? ये टॉपिक उसमें पढ़ेंगे, सिटीजनशिप में पढ़ेंगे। तो बेसिक से चलो, समझो चीजों को, फैक्ट बाय फैक्ट, कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट, कुछ छूट ना जाए। और ऐसी ऐसी चीज बाल की खाल। देखो अब आगे,
आगे समझो, आगे समझो और आगे जानने की कोशिश करते हैं। अब आपके सामने आता है विश्व का बड़ा, और इसके बाद अगर मैं बात करूं संविधान के बारे में तो एक और चीज आपसे पूछी जाती है, विश्व का सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन से कंट्री का है? अब छोटे को आप लोग क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट। विश्व का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? और विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? बड़े को क्या बोलेंगे? लार्जेस्ट तो कहते नहीं, इसको लॉन्गेस्ट कहते हैं। याद रखना इस बात को, अंग्रेजी में भी कभी ब्लेंडर हो जाता है। लॉन्गेस्ट सबसे लंबा और स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। अब देखो संविधान को चीनी की बोरी तो है नहीं कि सर ये 100 किलो की है तो ये छोटी होगी और ये 200 किलो की तो बड़ी होगी। संविधान को अब कैसे नापोगे? क्या आप बोलोगे सर ये जो है इसमें 250 ग्राम, इसमें 1 किलो वजन है, और सर इस वाले में जो है 250 ग्राम वजन है, सर ये छोटा है ये बड़ा है? ऐसे तो संविधान नपेगा नहीं भाई। संविधान में तो नियम लिखे हैं, और नियम किस फॉर्म में होते हैं? नियम हमेशा आर्टिकल्स के फॉर्म में होते हैं। आप सभी को ये बात अच्छे प्रकार से पता है। तो सबसे जो बड़ा संविधान है, अगर आप बात करते हो आर्टिकल्स के बारे में, तो दुनिया में सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है, क्योंकि भारत के संविधान में आप ओरिजिनली देखोगे तो 395 आर्टिकल थे। भाई आर्टिकल्स के बेस पे बताओगे ना सबसे बड़ा संविधान। सबसे छोटा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का, वो अमेरिका का संविधान है। अब मैंने कहा कि सर आर्टिकल्स के बेस पे, इसमें कितने आर्टिकल हैं? इसमें 7 आर्टिकल हैं, सिर्फ 7 अनुच्छेद है। अब एक प्रश्न आता है बहुत ही बेसिक, आजकल क्या हो रहा है कि जो कमीशंस हैं, आप सभी पेपर कमीशंस के लगाओगे, आप ये घटना चक्र के बाद तो छोड़ देते हैं इन चीजों को, आप लगाओगे जब आरपीएससी लगाओगे, बीपीएससी के साथ यूपीपीसीएस लगाओगे, एमपीपीसीएस लगाओगे, आप झारखंड लगाओगे, आप और भी पीसीएस जे के पेपर लगाओगे, आपको समझ में आएगा कि नई प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर बना रहा है, नए नए प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर बना रहा है, ये आप समझना। सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है अनुच्छेदों के आधार पर। मैंने किस आधार पर बोला आपसे? अनुच्छेदों के आधार पर। अब एक रिसेंटली प्रश्न पूछा गया कि विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन सा है? शब्दों के आधार पे। शब्द समझ रहे हो? शब्द, यानी अगर आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन सा है, शब्दों के आधार पे, यानी वर्ड्स के आधार पे, क्योंकि भारत के संविधान में भी वर्ड्स है, तो यहां पर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। विच ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ड्स? शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान कौन से देश का है? अब आप कहेंगे सर ये क्या हुआ? तो इसका जो आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो आपको लिखना है। इसका आंसर है मोनाको। मोनाको, इसका आंसर है मोनाको। मोनाको का जो संविधान है ये विश्व का सबसे छोटा संविधान है शब्दों के आधार पे। इसमें कितने हैं? इसमें शब्द कितने हैं? तो देखोगे इसमें शब्द हैं 3814 शब्द हैं। तो दुनिया का सबसे छोटा संविधान शब्दों के आधार पे ये मोनाको का है। विद्यार्थी लोग, आप क्या पढ़ते थे? आपने पढ़ा सबसे छोटा संविधान तो लगा दिया, आपने लिख दिया अमेरिका। अब एग्जामिनर खिलाड़ी हो गया, एग्जामिनर ने पूछ लिया कि शब्दों के आधार पर कौन सा है और अनुच्छेदों के आधार पर कौन सा है। मोनाको के संविधान में अगर आर्टिकल्स की बात करोगे तो इसमें आर्टिकल्स 97 है, इसमें 97 अनुच्छेद है और 97 आर्टिकल्स है, इसीलिए ये आर्टिकल्स के बेस पर सबसे छोटा संविधान नहीं हो सकता। इसमें लेकिन शब्द 3814 हैं, इसीलिए ये शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान है। क्योंकि अमेरिका के संविधान में आप बात करेंगे तो 1,17,369 अमेरिका के संविधान में शब्द हैं। 1,17,369 शब्द हैं अमेरिका के संविधान में, इसीलिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे छोटा नहीं है शब्दों के आधार पे। अमेरिका का संविधान सबसे छोटा है अनुच्छेदों के आधार पे। मोनाको का संविधान सबसे छोटा है शब्दों के आधार पे। और आप पता है भारत के संविधान में शब्द कितने? सभी जानते हैं 1,46,385 करीब भारत के संविधान में शब्द हैं। तो भारत का तो शब्दों के आधार पर भी सबसे बड़ा, अनुच्छेदों के आधार पर सबसे बड़ा, भारत सबसे बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपको कंठस्थ और याद रखना होगा। अब घबरा गए होंगे बहुत सारे विद्यार्थी, गुरुजी क्या क्या लिख दिया, कुछ समझ नहीं आया। बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, प्रश्न कैसे बनेगा ध्यान से सुनो। प्रश्न बनेगा कि विश्व का सबसे छोटा संविधान अगर आपसे पूछ ले तो उत्तर लगाएंगे अमेरिका, बिना सोचे समझे एकदम बुद्धिबंद आंसर अमेरिका। अगर वो पूछ ले कि विश्व का सबसे छोटा शब्दों के आधार पर संविधान तो तुरंत आंसर लगाओगे मोनाको।
क्योंकि उस एग्जामिनर को ये पता है कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। बोलो जी हाँ या ना, अरे बोलो हाँ। अगर वो पूछ ले कि सबसे छोटा संविधान अनुच्छेदों के आधार पे, तो उनको ये पता है एग्जामिनर साहब को कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। लेकिन अगर गोल मटोल पूछ ले सबसे छोटा संविधान, तो अमेरिका का लगा देना है। लेकिन अगर आप इन चीजों से रूबरू नहीं होंगे तो आप 100% स्कोर कैसे करोगे। और मेरा ये कर्तव्य है मेरी क्लास में कि आप 100% स्कोर करें। लक्ष्मीकांत तो आप खुद ही पढ़ लोगे। चलो समझ गए, समझ में आया कुछ। और हाँ, पॉलिटी में आप निश्चिंत रहे, कोई भी सवाल, कहीं का भी सवाल, कोई भी फैक्ट, बाल की खाल आप निकाल के मेरी क्लास के सामने रखेंगे। कोई भी छोटी से छोटी जानकारी, सर ये क्या है, ये क्या है। अभी तो मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा पॉलिटी में कि आप ये कहोगे गुरुदेव ये सब कहां से आया है ज्ञान, और आया कहां से। सब प्रश्न पत्रों में पूछा गया है, सब पूछा गया कमीशनों में, यूपी में, बीपी में, एमपी में, डब्ल्यूपी में, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, केरला में, सब कमीशनों के उठा के देखो पेपर, सब निकल के सामने आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें खैर इन चीजों को छोड़िए। तो अमेरिका समझ में आ गया, क्लियर है ना। चलो तो अब इसको हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ के चीजों को एक बार नोटिस करने की कोशिश करते हैं। संविधान छोटा हो गया, संविधान बड़ा भी हो गया, संविधान में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आता है कि दुनिया का सबसे छोटा संविधान में एक और प्रश्न आपसे आता है। एक और प्रश्न दुनिया के सबसे छोटे संविधान में कि वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया में सबसे छोटा लोकतंत्र का संविधान कौन सा है। देखो डेमोक्रेसी, प्रश्न बनता है विश्व के सबसे छोटे लोकतंत्र का संविधान, दुनिया में सबसे छोटे लोकतंत्र का संविधान कौन सा है। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मैं शॉर्ट में लिखूंगा ऑफ द डेमोक्रेसी। सबसे छोटा संविधान कौन सा है, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डेमोक्रेसी, ये कौन सा है। तो दैट इज कंट्री इज कॉल्ड नौरी। क्या नाम है इसका, नौरी। नौरी इसका नाम है। आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि नौरी का जो संविधान है विश्व का सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है नौरी। नौरी का संविधान विश्व में सबसे छोटा संविधान है। नौरी एक देश है, इसका संविधान जो है एक लोकतंत्र है। ये तो लोकतंत्र के देश के बारे में देखोगे, अब आपके मन में एक विचार आएगा कि तो अमेरिका का भी है। ये क्या कहना चाह रहा है, विश्व के सबसे छोटे लोकतंत्र का संविधान। अब अंतर समझे यार। अमेरिका, तो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे छोटा है, मैंने मान लिया अमेरिका भी लोकतंत्र है, लेकिन ये सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश है। विश्व के सबसे छोटे लोकतांत्रिक देश, सबसे छोटा लोकतांत्रिक कंट्री वो नौरी है। नौरी जो है ये विश्व का सबसे छोटा लोकतंत्र है, सबसे छोटा लोकतंत्र विश्व का। भाई एक कंट्री के तौर पे देखोगे तो नौरी विश्व का स्मॉलेस्ट कंट्री, स्मॉलेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है नौरी। बात समझ में आई या नहीं आई। ये क्या है, सबसे छोटा संविधान है। अब मुझे लगता है कि दो बातों से आप संतुष्ट हो गए होंगे। एक तो आपकी समझ में आ गया होगा सर राज्य क्या है, और एक आपकी समझ में आ गया सर व्यवस्था क्या है। व्यवस्था का मतलब संविधान। मैंने संविधान की सारी डायमेंशन कवर कर दी, छोटा बड़ा सब बता दिया आपको, और मैंने संविधान की आपको और डायमेंशन भी बता दी, कैसे संविधान का मतलब है, क्या संविधान है। तो हम बात करते हैं थोड़ी अलग डायमेंशन के बारे में। संविधान बने कैसे, ये राज्य व्यवस्था कैसे बनी, इसका सिस्टम कैसे चला, ये संविधान भी बनेगा, ये विचार किसके दिमाग में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, व्यवस्थाएं चलेंगी, सब विचार कहां से आए। तो आजकल आप देख रहे हो कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, बीपीएससी वगैरह में, या फिर बिहार के बहुत सारे पेपर में एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। कुछ प्रश्न है, इनके बारे में बात करते हैं। राज्य और व्यवस्था नाम का शब्द क्लोज हो गया, सभी मुझसे एक बार जोर से बोलेंगे हाँ जी सर। राज्य और व्यवस्था क्लोज, जोर लगा के बोलो हाँ जी सर। ठीक है, चलिए जी। अगर राज्य और व्यवस्था आप समझ चुके हैं
तो ये आई कहां से? अब मैं आपको ले चलता हूं पुरानी दुनिया में। चलो दूर चलते हैं, कहीं दूर सैर करेंगे। चलो आपको लेके चलता हूं पुरानी दुनिया में, जहां से निकल कर आई पॉलिटी, व्यवस्था निकल कर आई। सबसे पहले दुनिया में एक आदमी पैदा हुआ जिसका नाम था सुकरात। बड़ा बढ़िया आदमी था सुकरात, बड़ा मनमौजी आदमी हुआ करता था, एकदम बिंदास, एकदम अच्छा प्रकार का आदमी था सुकरात। हुआ क्या करता था कि दुनिया में सब पहले जब नियम कानून चलते थे तो जिसकी लाठी उसकी भैंस हुआ करती थी, और इसमें कई प्रकार के सिद्धांत भी थे। फॉर एग्जाम्पल, राजा ये कहता था कि राजा ही भगवान है, अहम ब्रह्मास्मि। कुछ लोगों ने कहा कि राजा तो भगवान का भेजा हुआ पुत्र है, धरती पर भेजा हुआ दूत है, राजा की बात नहीं मानोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले लोकतंत्र का नाम कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। पहले नियम राजा के नियम थे, पहले राजा ने जो कहा वही सब सत्य था। आपने देखा वो पुरानी अंग्रेजी पिक्चरों में कि राजा ही सब कुछ था। तो राजा का राजतंत्र चल रहा था, व्यवस्थाएं चल रही थी। एक व्यक्ति पैदा हुआ जिनका नाम था सुकरात। क्या नाम था? सुकरात। तो अब आप अपनी कॉपी को सोक्रेटिस, नाम जरूर लिखना इंग्लिश में, सोक्रेटिस कहते हैं सुकरात को। सुकरात को आप देखेंगे तो सुकरात सबसे पहला विचारक रहा दुनिया में। सबसे पहला सुकरात जो है, सुकरात सबसे पहला फिलोसफर रहा। अब राजा का जमाना था, अब कुछ चीजें आपको मुझे याद भी करानी है, तो इसीलिए चीजों को समझने की कोशिश करना। पहले आप थोड़ा बैक भी याद कर लो, तब आगे चलना, क्योंकि इसमें आपको इंटरेस्ट आएगा। पुराना वाला भूलने का नहीं मेरी क्लास में। इधर देखो, ये यहाँ आ जाओ, हमने क्या पढ़ाया आपको पहले यहाँ समझ लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी हमें। पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। तो पॉलिटी नाम का शब्द किससे निकला? पोलिस से। पोलिस से निकला, तो पोलिस का मतलब ग्रीक राज्य में, और रेस पब्लिका रोमन राज्यों में। हमने कहा राज्य के कितने तत्व होते हैं? जोर लगा के बोलो। 4। सभी बोलोगे 4, मन मन में बोलो सभी। कितने? 4। जनसंख्या, जनसंख्या, क्षेत्रफल और संप्रभुता और सरकार। भौतिक 2 और आध्यात्मिक 2। राज्य के 4 तत्व कहां निकल कर आए? मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। कब हुई? 1933 में हुई। नेक्स्ट आगे बढ़ो। व्यवस्था, नियम चलते हैं किससे? संविधान से। इसे क्या कहते हैं? व्यवस्था। संविधान कितने प्रकार का होता है? लिखित और अलिखित। लिखित लिखा गया, अलिखित प्रथाओं से बनाया गया। संविधान छोटा, नया और पुराना। नया किसका? क्यूबा का। पुराना किसका? अमेरिका का। संविधान आप देखेंगे छोटा किसका? अमेरिका का। बड़ा किसका? इंडिया का। शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान मोनाको का, और शब्दों के आधार पर सबसे बड़ा भारत का संविधान। ठीक है। विश्व का सबसे छोटा लोकतंत्र नौरी। अब समझो, अब क्या हुआ मेरे प्यारे मित्रों, सुनो कहानी जोर से जरा। सुकरात सुकरात कहते हैं, सुकरात अनपढ़ था। सुकरात मतलब निरक्षर था। देखो, अनपढ़ और निरक्षर की परिभाषा में डिफरेंस होता है प्यारे विद्यार्थियों। निरक्षर होता है जो अक्षरी ज्ञान न रखता हो। अक्षरी ज्ञान न रखने वाला व्यक्ति निरक्षर है। आपसे ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो काफी विद्वान होते हैं, परंतु वो लिख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, तो निरक्षर हो जाते हैं। सुकरात दुनिया का सबसे पहला विचारक था, और सोक्रेटिस ने, अब राजा का शासक था। सुकरात को किसी के साथ थोड़ा सा लगाव हो गया। ठीक है, ऐसे ही समझ जाओ, तुम बहुत समझदार हो। तो अब राजा ने क्या किया? सुकरात को उल्टा लटका दिया ऐसे, और सुकरात पे इतनी पिटाई लगाई। सुकरात ने कहा, सुकरात जब छोड़ा, सुकरात ने कहा कि राजा ने हमें कितना मारा है बताइए। हमारा दिल किसी के साथ लगा, और राजा कह रहा है कि नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, ये तो बड़ी गलत बात है। तो राजा ने इतना सुकरात को परेशान कर दिया कि सुकरात ने राजा के खिलाफ आवाज उठा दी, और सुकरात ने कहा कि मैं तो भूखा नंगा पैदा हुआ था, इस राजा ने मेरे ऊपर कंट्रोल कैसे कर लिया? मुझे तो भगवान ने ये कहा था कि जा बेटा सुकरात, तू और राजा तू दोनों बराबर है। सुकरात ने सारी बातें की। लोगों ने कहा पागल हो गया ये, मैं मूर्ख हो तुम, वो राजा है। सुकरात बोले कोई राजा वाजा नहीं है। और सुकरात ने अपनी बातें कही, लोगों ने कहा तो पागल है। पागल तो आदमी वैसी, मोहब्बत में तो लोग वैसे ही पागल हो जाते। सुकरात ने कहा सब बेकार है, राजा किसी काम का नहीं है। अब सुकरात की बात है, सुकरात कह रहा था, तो एक लड़का था प्लेटो। अब प्लेटो ने सुकरात की सारी बातें सुनी। देखो, एक चार्ट बनाऊंगा, ऐसी बनाना, मेरे अकॉर्डिंग चार्ट बनाना। तो प्लेटो ने सुकरात की सारी बातें सुनी, और सारी बातें जो सुनी
सुकरात प्लेटो की सारी बातों को लिखने लगा। ओहो, प्लेटो ने सुकरात की सारी बातें सुनी और सारी बातें प्लेटो को लगा कि बड़ी अच्छी बात कह रहा है, राजा को चैलेंज दे रहा है, क्योंकि राजा कोई विश्व की ऐसी कोई सरकार तो है नहीं जो नियमों को स्थापित करेगी। प्लेटो ने सुकरात की सारी बातों को सुना और सुकरात से पूछा कि दादा बताओ। प्लेटो ने लिखता गया, सुकरात बोलता गया। तो प्रश्न पूछा जाता है द डायलॉग्स ऑफ प्लेटो एंड सुकरात किस किताब में लिखे? और बेसिक प्रश्न है। तो प्रश्न आता है कि द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? अरे पेनवा में क्या हो गया भाई? प्रश्न आता है कि द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रश्न आता है, ये प्रश्न देखेंगे आप लोग। द रिपब्लिक, ये किताब आप लोगों ने सुनी होगी, इधर मैं किताबें लिखूंगा, लेवल भी इसी अकॉर्डिंग लिखूंगा। इस पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक। तो रिपब्लिक जो किताब है, सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है, रिपब्लिक जो किताब है वो सुकरात और प्लेटो के बीच में जो संवाद हुए थे वो संवाद इस किताब में लिखे। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है कि द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। अब प्लेटो ने किताब तो लिख दी और प्लेटो ने कहा कि इसमें राजा की शक्ति को इसमें वो दिया गया कि राजा बेकार आदमी है। अब प्लेटो ने कहा इन्हें कुछ समझेगा कैसे? तो इसने समझने के लिए क्या किया? प्लेटो ने एक एकेडमी खोली और जिस एकेडमी का नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों द एकेडमी। द एकेडमी। अब देखो मैं लेवल को खींचूंगा, द एकेडमी। अब द एकेडमी कहां पर खोली गई? तो द एकेडमी खोली गई एथेंस में। अब मेरी बात को समझना बड़े ध्यान से। क्या अंतर होता है बीपीएससी के पेपर में और सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल हवलदार के पेपर में? वहां ये नहीं पूछा जाता, वहां पूछा जाता है सुकरात के शिष्य कौन थे? प्लेटो। प्लेटो ने कौन सी किताब लिखी? रिपब्लिक। एक अलग लेवल हो गया। रिपब्लिक पुस्तक में किन दो व्यक्तियों के बीच का संवाद है? सुकरात प्लेटो। प्लेटो ने कौन सी एकेडमी खोली? द एकेडमी। एक अलग लेवल हो गया। और द एकेडमी कहां पर स्थित है? एथेंस में स्थित है। ये अलग लेवल हो गया। तो जब मैं नीचे लिखूंगा तो आप मानिए कि मैं बेसिक लेवल लिख रहा हूं और जितना मैं फैलूंगा साइड में उतना मैं एडवांस परत दर परत एक्सप्लोर करता चला जा रहा हूं सब्जेक्ट को। समझ लो मेरी बात। जाने इसने द एकेडमी खोल दी और द एकेडमी में राजनीति विज्ञान की पढ़ाई हो, पॉलिटी की पढ़ाई हो, इसमें सब पॉलिटी पढ़े। अब यार ये तो बड़ी अच्छी बात थी। अब जिस कोचिंग सेंटर में या जिस मतलब कोचिंग सेंटर कह रहा हूं मैं, जिस यूनिवर्सिटी में या जिस कॉलेज में आप पॉलिटी की पढ़ाई हो, साइंस की पढ़ाई हो, पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई हो, उसी से तो विद्वान आदमी निकलेंगे। इसी द एकेडमी से एक बच्चा, एक चेला निकला पढ़ के जिसका नाम था अरस्तु। क्या नाम था? जोर से बोलो। अरस्तु। अरस्तु को इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वाले कहते हैं अरिस्टोटल। ठीक है, तुम्हें अंग्रेजी मीडियम का बनाना है एकदम मुझे। अरस्तु क्या बोलते हैं? अरिस्टोटल। अरस्तु। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान ढंग से पढ़ी और ढंग से पढ़ी तो अरस्तु ने क्या किया? एक किताब लिखी। इस किताब का नाम था, क्या नाम था? द पॉलिटिक्स। क्या नाम था? द पॉलिटिक्स। अब इसने जैसे ही द पॉलिटिक्स नाम के शब्द का प्रयोग किया, लोगों ने कहा मिल गया। पूछा कौन? बोला फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसे कहते हैं राजनीति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ ऑल साइंस। अब मैं आपको समझाऊंगा कि वनडे एग्जाम से प्रश्न कैसे बनते हैं। ये अभी जो मैं लेवल आपको पढ़ा रहा हूं, ये लेवल बीपीएससी का भी नहीं, उससे भी नीचा लेवल है। अब यकीन मानिए बीपीएससी का लेवल तो कभी काफी अच्छा सुधर चुका है। ये तो बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए। अरस्तु ने किताब लिखी द पॉलिटिक्स और अरस्तु बन गया फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि इसने पॉलिटिक्स नाम के शब्द का प्रयोग कर दिया। अब अरस्तु का चेला कौन होगा? यार जिसके गुरु ने, अब अरस्तु तो आपको पता है कितनी सब्जेक्टों के पिता थे वो, तो इनका चेला निकला, उसका नाम था सिकंदर। आपने नाम सुना? सिकंदर। सिकंदर महान। इसे आप लोग नाम देते हो अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर जो है इसी का नाम है सिकंदर का, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो यहां से प्रश्न कैसे बनेगा? अब मेरी बातों को समझो बड़े ध्यान से। सुकरात का शिष्य कौन? बोलो, जोर से बोलो सभी विद्यार्थी ऑफलाइन में बैठे। प्लेटो। प्लेटो का शिष्य कौन? अरस्तु। अरस्तु का शिष्य कौन? सिकंदर। एक प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित दिए गए विचार को क्रम से लगाएं। सिकंदर का गुरु कौन? अरस्तु। अरस्तु का गुरु कौन?
प्लेटो। प्लेटो का गुरु कौन? सुकरात। एक प्रश्न बन गया? बन गया। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। द अकेडमी का जन्म, द अकेडमी किसने खोली? प्लेटो। द अकेडमी कहां स्थित है? एथेंस में। राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु, अरिस्टोटल। अरस्तु ने कौन सी किताब लिखी? द पॉलिटिक्स। सिकंदर किसके शिष्य थे? अरस्तु के। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। सर पानी पिला दीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे तो आप धुआं धुआं कर दोगे। और देखो मेंस, ये कोई कांस्टेबल का क्लास नहीं है गुरु। मेंस ये तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूं अभी, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझ रहे हो बेसिकली कि फंडामेंटल स्टेट को चैलेंज नहीं किया, चैलेंज किया किंग की सोवरेनिटी को। और किंग की सोवरेनिटी को अगर सुकरात चैलेंज नहीं करता तो आज डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की स्थापना नहीं होती, आज लोकतांत्रिक राज्यों की स्थापना होती नहीं। तो ये अब देखो बेसिक प्रश्न बन जाएगा इससे। कथन कारण में बन जाएगा। प्रश्न कई प्रकार के बन जाते हैं। कथन कारण, कथन है कि सुकरात जो है इसको कहते हैं वर्ल्ड फर्स्ट फिलोसफर। सुकरात जो है विश्व के सबसे पहले फिलोसफर हुआ करते थे सुकरात। देखो थोड़ी सी हंसी मजाक वाली बात भी कर लेते हैं हम। सुकरात ने कहा कि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्यार। सुकरात को प्यार था, मोहब्बत थी। कहते लव इज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। प्लेटो जो थे, प्लेटो ने कहा कि भैया ऐसा है कि राजा होना चाहिए। प्लेटो ने बात समझी। प्लेटो कहता था राजा शुड बी किंग, शुड बी फिलोसफर। राजा पढ़ा लिखा होना चाहिए, फिलोसफर होना चाहिए। अरस्तु ने कहा कि भैया राजा को सिर्फ एक चीज आती हो, कैसा हो? ऐसा राजा होना चाहिए, ऐसा। समझ गए? समझ गए ना? हाँ बिल्कुल। पॉलिटिक्स, अरस्तु ने कहा कि राजा को सिर्फ एक चीज आती हो, अरस्तु ने कहा पॉलिटिक्स। सिकंदर कहता है कि दिस इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तो ये थी हमारी बेसिक सी बातें जो मैंने आपको पीटी के तरीका से पॉलिटी को समझाया। अब हमें सब्जेक्ट को समझना है और आगे बढ़ना है, और एकदम कदम 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 चढ़ा के आपको शिखर तक लेके जाऊंगा। कदम कदम आपका बेस होना बहुत मजबूत है। आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आप हिलोगे नहीं, ना प्रीलिम्स में, ना मेंस में, ना इंटरव्यू में। ये क्लास मेरी तीनों लेवल की एक साथ चलती है, प्रीलिम्स भी, मेंस भी और इंटरव्यू भी। तीनों में जबरदस्त पकड़। और ऑप्शनल तो अब हट गया, लेकिन एमसीक्यू वाला रहेगा तो तब भी जबरदस्त पकड़, एकदम सॉलिड, हिलना नहीं है बेटा। समझ गए? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर। समझ में आ गए? प्रश्न कर लोगे आप लोग? टाइट। अब यहां से क्या हुआ कि अरस्तु ने जब पहली बार द पॉलिटिक्स नाम के शब्द का प्रयोग करा तो यहां से राजनीति विज्ञान के बारे में पढ़ाई चालू हो गई कि राजनीति विज्ञान में कोई सब्जेक्ट होता है। और जैसे ही राजनीति विज्ञान के बारे में कोई पढ़ाई चालू हुई कि ये भी कोई सब्जेक्ट होता है, तो दुनिया में अब क्या हुआ कि ये सब जो विचारक आपने देखे, सारे के सारे जो विचारक हैं, ये कहां पैदा हुए? ये सारे के सारे विचारक पैदा हुए यूरोप में। अब हम बात करते हैं हमारे इंडिया देश के बारे में। यूरोप में सब चल रहा था, हमारे देश में क्या चल रहा था, हमारे तब भारत देश में क्या हो रहा था, इसके बारे में अगर मैं आपको बात समझाना चाहूं कि उस समय हमारे इंडिया में क्या हो रहा था। यूरोप में सब नियम बने, सब नियमों की स्थापना हो गई। हमारा भारत देश उस समय क्या कर रहा था, और हमारे देश में इस संविधान के नाम की स्थापना कैसे हो गई। अब बात करते इंडिया में पॉलिटी कैसे आई। ठीक है, इंडिया में पॉलिटी कैसे आई। सुंदर प्यारा देश हमारा, ये भारत देश हमारा सुंदर प्यारा। ये इंडिया का आप देख रहे हो, या इंडिया का, इंडिया आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये देखिए भारत देश है हमारा। अब मैप में तो आप एक्सपर्ट होंगे वैसे भी, आप देखो ये भारत देश है हमारा। अरे भैया थोड़ा भारत देश आ जाओ बाहर, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, ये मैप है हमारे देश का। तो इंडिया, इस इंडिया में पॉलिटी कैसे आई, इंडिया में पॉलिटी का विस्तार कैसे हुआ। तो देखो मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि इंडिया में पॉलिटी आने की जो शुरुआत हुई वो आपको पता है अंग्रेजों के यहाँ सबसे पहले विकास हो गया। वो आपने सबने ज्योग्राफी में चीजें पढ़ी होंगी। अब मैं थोड़ी सी ज्योग्राफी क्या, थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा आप लोगों को, फिर आप सभी चीजें जानते होंगे कि इंडिया में पॉलिटी कैसे आई। सबसे पहले विकास कहाँ हुआ, देखो लोकतंत्र वगैरह पहले यहाँ डेवलप हुए। हमारे कंट्री में क्या था, हमारे कंट्री में तब भी राजा था, क्योंकि हमारे कंट्री में आप कह सकते हो कि हमारे कंट्री में कोई ऐसा तो था नहीं कि हमारे कंट्री में कोई डेवलप हो गया हो। ठीक है, हमारे कंट्री में कोई लोकतंत्र बनाओ। हमारे कंट्री में उस समय की बात है, अकबर हो गए, या उससे पहले हमारे देश में अशोक वगैरह राजा हुआ करते थे, पुरानी बातें। सब हमारे कंट्री में राजा थे।
उनकी कंट्री में राजा ही थे। हमारे देश में कैसे व्यवस्था बनी, हमारे देश में कैसे पॉलिटी आई, इसका विकास कैसे, तो बड़ा कठिन कार्य रहा। कैसे भारत में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश हुआ, इस बात को अब जानने की कोशिश करना। इतिहास का टॉपिक है, मैं थोड़ा समझाऊंगा, फिर आपको पॉलिटी पे ले आऊंगा। ठीक है, आप इतने जानते होंगे ना। देखो यूरोपीय, जैसे आपने देखा कि वास्को डी गामा कोलंबस, वास्को डी गामा, सभी जो है निकले, सभी बाहर निकले और इन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों को खोजा, क्योंकि यूरोप में पहले विकास हुआ और इनको पता चला कि भारत जो है सोने की चिड़िया और भारत जो है ये मसालों का द्वीप यहाँ पर था। आप सबने चीजें पढ़ी होंगी इतिहास में या भूगोल में, आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो इनकी नजर पड़ी, दुनिया को उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू किया। देखो जब भी कोई व्यक्ति राजनीतिक रूप से परिपक्व हो जाता है तो आर्थिक रूप से परिपक्व अपने आप हो जाता है। और इनके यहाँ जो राज्य व्यवस्था की खोज हो गई तो परिपक्व हो चुके थे, इनको काफी चीजों की जानकारी हो गई। इन्होंने देखा कि भारत भी एक देश है और ये भारत की तरफ भागे। भाई साहब, इन्होंने देखा इंडिया को ढूंढते और ये इंडिया की तरफ भागे। अब आपको पता ही है कि भागने में कोलंबस कहां चला गया और फिर वास्को डी गामा इंडिया आ गया। जब इंडिया आया तो आपको पता है कि यहां से उसने मसाले लिए और वहां जाके विदेश में इतनी महंगी दरों पर बेचे। तो इस प्रकार से यूरोप के देश भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए जुड़ना चाहते थे। ये इतिहास है, थोड़ा सा पॉलिटी को थोड़ा कॉपी में लिखना नहीं है, अभी थोड़ा सा सब्जेक्ट से गैप ले रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को। अब सब जुड़ना चाहते थे भारत के साथ। इसी भारत के साथ जुड़ने के क्रम में तो ये अंग्रेज जो थे ये कहाँ आए, अंग्रेज जो है भारत में आना अंग्रेजों ने शुरू किया। और आपने जो किसी भी इतिहास की किताब में ये देखा होगा, इतिहास की किताब का ही फोटो है जो मैंने यहाँ लगा रखा है, ये आपने देखा होगा जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, कि भारत में 1498 में पुर्तगाली आई इंडिया में, पोर्चुगीज आई। ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि बड़ा करना पड़ेगा, मैं बड़ा कर देता हूँ, इससे एक प्रश्न बन जाएगा आपके एग्जाम में, इसको आप लिख लेना। इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पॉलिटी में थोड़ा सा मैं बता देता हूं बस छोटी सी चीज, कि पुर्तगाली आए, पोर्चुगीज आए, और ये पुर्तगाली आए इंडिया में 1498 में भारत में पुर्तगाली आए और उन्होंने कालीकट में आकर अपनी फैक्ट्री की स्थापना करी। एक क्रम कभी कभी एग्जाम में आपके पूछ लेता है। इसके बाद अंग्रेजी कंपनी आई जो है मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग एंड इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी, इसे कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटेन यानी अंग्रेज आए। सन 1600 में भारत में अंग्रेज आए जिन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री की स्थापना करी। तो कभी कभी पूछ लेता है, तो पुर्तगाली पी और ब्रिटेन बी, पीबी, ठीक है। तो ये सूरत में इन्होंने फैक्ट्री की स्थापना करी। इसके बाद आप जानते होंगे डच आए, डच, तो डच आए, हॉलैंड देश से आए और 1602 में इन्होंने मूसलीपट्टनम में अपनी कंपनी की स्थापना करी। फिर आप जानते हैं डेनिस आए, तो इन्होंने डेनमार्क में अपनी कंपनी में 1616 में अपनी कंपनी की स्थापना करी, सुल्तानात की फैक्ट्री बनाई। इस प्रकार से आप देखेंगे फ्रांसीसी आए, स्वीडन आए, इस प्रकार से आए। तो व्यापार में आने का भारत का जो क्रम है इनका वो नीचे है। पुर्तगाली पी डी, पीडी आप पढ़ते हो, प्रतिभा दर्पण पढ़ते हो, पीडी मैगजीन। ब्रिटिश बीडी, पीडी और बीडी, एंड लास्ट में आए फ्रांसीसी। इस प्रकार से इनका क्रम रहा। तो भारत में आए, हालांकि इतिहास का मुद्दा है, आप समझ लीजिएगा, लेकिन आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सबसे पहले आया, पुर्तगाली, ब्रिटेन, क्रम में लगाएं। किसने की फैक्ट्री की स्थापना कब करी, इनकी डेट, फैक्ट्री कहां बनी, स्थल, इनका देश और इनकी कंपनी का नाम। लेकिन हमें तो उन्होंने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, अपनी कश्ती कहां डूबी, जहां पानी कम था। तो हमें तो बात उसी के बारे में करनी है, ब्रिटेन के बारे में, क्योंकि हमारा पॉलिटी सब्जेक्ट है, हम इतिहास में क्यों घुसेंगे। लेकिन आप इन चीजों को एक बार देख लेना। इस प्रकार से ये भारत में इन्होंने आना शुरू किया। अब कहानी सुनो, मजा तो तब आया जब ये भारत में आए, और भारत में आए व्यापार करने के लिए। इन्होंने देखा कि भारत राज्य तो था, सुनो मेरी बात ध्यान से, भारत राज्य तो था, लेकिन भारत में क्या नहीं थी, जोर से बोलेंगे सभी, व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था, जिसकी लाठी उसकी भैंस थी भारत में। कोई भारत में व्यवस्था नहीं थी, कोई सिस्टम ही नहीं था भारत में। आप सपोज करो जैसे आप पढ़ने आए, आपने देखा पढ़ने आए, कोचिंग सेंटर में कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप या क्या करते हो, आप व्यवस्था खुद बनाने की शुरुआत करते हो। आप व्यवस्था खुद बनाओगे तो आप क्या करते हो, आप उसमें इंटरफेयर करते हो और आप उसे पूरे अपने कब्जे में ले लेते हो।
उसी प्रकार जब ये यूरोपीय भारत में आए तो भारत में राज्य तो था लेकिन व्यवस्था नहीं थी, और इन्होंने उस व्यवस्था को अपने अकॉर्डिंग बनाया, और जैसे ही व्यवस्था को अपने अकॉर्डिंग बनाया हम इनके कौन बन गए? गुलाम बन गए। भाई व्यवस्था तो नियम ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक नियम बना दूं, कल से सभी विद्यार्थी क्लास में लाल पैंट पहनकर आएंगे, ललवा पैंट लाल, सफेद शर्ट, विद्यार्थी नहीं लड़के हैं, तो क्या हुआ? नियम हुआ। आप कहोगे सर ये क्या नियम है, तो गुलामी है, हम तो नहीं करेंगे। तो हाँ, व्यवस्थाएं आज भी इंडिया में व्यवस्था है, पहले व्यवस्था थी, लेकिन जब व्यवस्थाओं को आप बनाओ तो वो स्वतंत्रता है, और जब कोई दूसरा बनाए तो वो गुलामी है। सुनो, यही हुआ। तो व्यवस्था उन्होंने हमारे लिए बनाई और हमें वो गुलामी दे गए। और जब हमने कहा स्वराज, मतलब राज तो चाहिए पर स्वयं का, तो राज तो अंग्रेजों ने भी किया व्यवस्था के माध्यम से, और हम भी कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री साहब राज कर रहे हैं, पहले अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया। तो अब मेन जो फोकस है वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उसने हमें गुलाम बनाया। थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा, इतिहास की जानकारी, और फिर मैं आपको बताऊंगा भारत गुलाम बना कैसे, कौन से एक्ट आए जिनके माध्यम से उसने भारत को गुलाम बना दिया, और कैसे हम गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिए गए, और कैसे हम गुलामी की जंजीरों से छूटे। तो सुनो मेरी बात ध्यान से। हमें तो उन्होंने लूटा, किसने लूटा हमें? अब आओ, हमें लूटा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसी ने तो हमारे नियम बनाए। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, इतिहास का पॉइंट है लेकिन इसको आप थोड़ा समझेंगे। देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आप लोगों ने खूब नाम सुना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, आप लोग जानते होंगे इस कंपनी को, है नहीं जानते हो? जानते हो ना भाई, बोलो ना जी हाँ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको आप नाम देते हो, इस कंपनी की स्थापना 1599 में मर्चेंट ऑफ एडवेंचर नाम के ग्रुप ने करी थी। ये आपको पता होगा। मैं थोड़ी थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में दे रहा हूं, फिर हम इसके नियमों को पढ़ेंगे। मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स, ये आप लिखते चलेंगे, मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स, एडवेंचर्स नाम के ग्रुप ने इसकी स्थापना की। इट इज कॉल्ड मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये। 31 दिसंबर सन 1600 को, ये भी आप लोग जानते होंगे, इसकी स्थापना हुई, और 31 दिसंबर सन 1600 को ये कंपनी, अब क्या हुआ मैं कहानी सुनाता हूं पहले आपको। हुआ क्या, पहले पुर्तगाली गए, फिर डच गए, सबने भारत के साथ व्यापार किया। अब अंग्रेज गए महारानी के पास, अंग्रेजों ने कहा महारानी महारानी सब भारत जा रहे हैं और इतना सा मसाले ला रहे हैं और करोड़ों रुपए के बेच रहे हैं। तो महारानी ने कहा कि आपको भी बेचना है? तो इन मर्चेंट एडवेंचर नामे ग्रुप ने कहा कि हाँ जी महारानी, हमें भी बेचना है, हम भी कुछ बेचना चाहते हैं, हमारा भी कुछ बेचने का मन है। तो महारानी ने कहा कि चलो आप एक कंपनी बनाओ। तो मर्चेंट ऑफ एडवेंचर नाम के ग्रुप ने एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। इसका नाम कुछ और है जो मैंने अभी दिखाया था पीछे आपको। और इसी कंपनी को 31 दिसंबर सन 1600 को महारानी क्वीन एलिजाबेथ, पूछा जाता है प्रश्न एग्जाम में, क्वीन एलिजाबेथ हुआ करती थी उस समय, क्वीन एलिजाबेथ, ये एग्जाम में याद रखना है। इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते, क्वीन एलिजाबेथ। तो क्वीन एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर सन 1600 को इस ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्ष का चार्टर दिया कि जाओ आप भी भारत के साथ व्यापार करो, और जैसे पुर्तगाली और डच पैसे कमा रहे हैं ऐसे आप भी पैसे कमाओ। 15 वर्ष का चार्टर दिया कि जाओ और खूब व्यापार करो, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, कोई तुम्हें टोकेगा नहीं। देखो, अब अपने मन में कहानी चलाओ कि कैसे हमारा देश व्यापार की रास्ते से कैसे हम उनके गुलाम बन जाएंगे। जैसे कभी कभी देखा है ना आप लोगों ने, कभी कभी तुम अच्छा करते हो लेकिन कभी कभी एक मुलाकात बहुत कुछ बन जाती है। उसी प्रकार से यहाँ आप देखोगे कि अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने व्यापार करने के लिए आए। और हाँ, इतिहास में प्रश्न पूछा जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उसमें भारत का राजा कौन था?
अकबर था, जब आए तो भारत का राजा जहांगीर था। ये सब इतिहास के मुद्दे हैं। सन 1609 में इसी ईस्ट इंडिया कंपनी को, सन 1600 में इजाजत दी थी महारानी ने। सन 1609 में बाबू, कब? सन 1609 में इसी ईस्ट इंडिया कंपनी को जेम्स प्रथम, जेम्स प्रथम आप सभी जानते होंगे, आपने नाम सुना होगा। जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने की अनुमति दे दी। अनिश्चित काल, इंडेफिनिट पीरियड, यानी महारानी ने 15 साल दी थी, लेकिन 1609 में जेम्स प्रथम ने इसको अनिश्चित काल करने की अनुमति दे दी कि भैया आप इसके साथ व्यापार करो और धुआंधार आप अपनी चीजों को जो आपको करना है करो। अब ये कंपनी भारत आई। भारत आके आप सभी ने इतिहास में पढ़ा हुआ, कैप्टन हॉकिंस, विलियम हॉकिंस, ये सब इंडिया आए और इन्होंने अनुमति ली, ले सब ले लाके, और इन्होंने देखा कि भारत में तो सिस्टम ही नहीं है, भारत की व्यवस्था तो बड़ी खराब है। और इन्होंने क्या किया, भारत पर अपना अधिकार स्थापित करने की शुरुआत कर दी, अपने नियम स्थापित करने की शुरुआत कर दी, और हमारे देश को ऐसे करके अपने पंजे में जकड़ लिया। अब आपने पढ़ा कि कंपनी जब भारत पे आई तो उन्होंने प्लासी का युद्ध लड़ा। इसी कंपनी के बारे में आप जब पढ़ते हो कि जब ये भारत में आए, इतिहास की जानकारी थोड़ा शॉर्टकट चल रहा हूं मैं, क्योंकि मैं पॉलिटी पे चल रहा है ना, जल्दी से क्यों इतिहास में टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो हुआ क्या कि जब ये भारत आई तो ऐसे करके इन्होंने भारत को जकड़ना शुरू किया। अब जकड़ना जब शुरू किया तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आते ही सबसे पहले, यानी जब इनको अपनी शक्ति स्थापना करनी पड़ी, तो प्लासी का युद्ध आप लोगों ने सुना होगा, द वॉर ऑफ प्लासी। सुना आपने? वॉर ऑफ प्लासी 23 जून को लड़ा गया था। 23 जून 1757 में वॉर ऑफ प्लासी, 23 जून 1757 में, भैया इतिहास की डेट देख लेना थोड़ा सा, 1757 में वॉर ऑफ प्लासी भारत में लड़ा गया था। इस युद्ध में इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने स्थापित कर दी अपनी शक्ति और सिराजुद्दौला को हरा दिया रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, नाम लिख लेंगे यहां पर। ये प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हरा दिया रॉबर्ट क्लाइव ने। ये सब इतिहास का मामला है, आपको दोबारा रिपीट करने के लिए मिलेगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने इसको हरा दिया। अब मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं, मैं तो आपको ये पढ़ाना चाह रहा हूं कि कैसे हमारे देश में शक्ति की स्थापना करी, कैसे हमारे देशों में अंग्रेजों ने अपने नियमों की स्थापना करी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि स्थापना नियमों की तभी होती है जब कोई कंट्री अब दूसरे कंट्री को दबा दे। आपने इस व्यवस्था को दबा दिया और अपनी व्यवस्था स्थापित कर दी। अब ये सब आप इतिहास में पढ़े, मीर जाफर, ये सब वो सब, मीर जाफर को पपेट बना दिया था, इन सबको आप छोड़ो। और सेकंड युद्ध आप सभी जानते हैं, बक्सर का युद्ध। ये दो युद्ध ऐसे युद्ध हुए कि जिस युद्ध में इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की उस समय की संचालित पॉलिटिकल पावर को खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया, एकदम खत्म। यानी आप ये कहेंगे कि 22 अक्टूबर 1764 को पूरी तरीका से 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की उस समय की स्थापित जितनी भी शक्तियां थीं, कौन कौन, एक तो मीर कासिम, आप सभी जानते होंगे, आप लोगों ने नाम सुना होगा इन सभी का। मीर कासिम आप सभी ने सुना होगा, मीर कासिम को हरा दिया। सुजाउद्दौला इसको हरा दिया। और उस समय तीन ही पावर हुआ करती थी, बंगाल का नवाब, और अब आप देखेंगे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इन तीनों शक्तियों को शाह आलम द्वितीय। अब हुआ क्या, देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए भेजा था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आकर भारत की सर्वोच्च स्थापित सत्ता को हरा दिया। हेक्टर मुनरो ने उसका रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, और इसके खिलाफ लड़ रहा था हेक्टर मुनरो ने तीनों की संयुक्त सेना को आकर हरा दिया, तीनों की सेना के साथ लड़ाई करी, और देखो अपनी शक्ति की स्थापना कर ली। अंग्रेज आए व्यापार करने के लिए, लेने आए थे लौंग, लेने आए थे इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग मखाने, ले गए देश।
लेने आए थे कुछ और इलायची और ये कर गए कुछ और। इन्होंने भारत की स्थापना सभी शक्ति को हरा के और अपनी सत्ता की स्थापना करी। और इसी से आप देखेंगे कि इस युद्ध का परिणाम आप जब पढ़ते हैं कि इलाहाबाद की संधि के माध्यम से शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह को पेंशन पे भेज दिया और रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वंद्व शासन की स्थापना कर दी। और यहीं से इन अंग्रेजों ने भारत में अपनी व्यवस्था की स्थापना कर दी। मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा था, मैं तो पढ़ा रहा था व्यवस्था, कि व्यवस्था कैसे बनी, अंग्रेज हमारे देश के अंदर घुस कैसे गए। भाई सिस्टम है ना, अंग्रेज हमारे देश में कैसे घुसे। तो ये जो इन्होंने स्क्रू डाला और ऐसे खर 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 कर खोद के हमारे देश को कब्जे में कर लिया, हमारे देश की पॉलिटिकल पावर को हरा दिया और अपने नियमों की स्थापना करी। और आप अब देखोगे कि अंग्रेजों ने पहली बार अपने नियमों की स्थापना कब करी इंडिया में, फिर मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। आपने देखा होगा बंगाल का द्वैध शासन, यहां शासन नाम का जो शब्द मैंने प्रयोग किया, ये अंग्रेजों ने पहली बार करके बंगाल में द्वैध शासन दायर की, लागू की। बंगाल में द्वैध शासन अंग्रेजों ने लागू किया। द्वैध शासन 1765 से लेकर द्वैध शासन लगा और 1772 में आप जब आगे पढ़ोगे अब आगे, तब ये द्वैध शासन हटेगा 1772 में। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में द्वैध शासन बंगाल में लगाया था। रॉबर्ट क्लाइव, ये द्वैध शासन का मतलब हो गया कि अंग्रेज अब भारत के शासन में सबसे पहली बार शामिल हुए। द्वैध का मतलब होता है किसी जगह पर दो लोगों का शासन होना। द्वैध का मतलब होता है डुअल, किसी भी एक चीज पर दो लोगों का शासन होना। तो इसमें एक दीवानी थी और एक बोलते निजामत, दो चीजें थी। एक का नाम था दीवानी, दीवानी, और एक का नाम था निजामत। क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों? निजामत। आप दीवानी किसे कहते थे? दीवानी का मतलब होता था रेवेन्यू। क्या बोलते थे आप इसे? रेवेन्यू मतलब दीवानी। और निजामत का मतलब होता था शासन। शासन का मतलब है गवर्नेंस। तो यहां देखो, ये कहा कि ये तो हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये लेंगे। यानी दीवानी अधिकार अंग्रेजों ने ले लिए, अपने पास रख लिए। दीवानी अधिकार अंग्रेजों ने ले लिए, कंपनी ने ले लिए, और गवर्नेंस का अधिकार राजा को दे दिया। इसके माध्यम से आप देखेंगे प्रभाव ये पड़ा इसका, द्वैध शासन का, जो बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ। ये निजामत ये राजा के पास दे दी और दीवानी ये कंपनी ने ले ली। द्वैध शासन का प्रभाव ये पड़ा कि अंग्रेजों ने भारत में खूब सारे कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार हो गया, ट्रेड मोनोपोली हो गई, लूटपाट, कंपनी का नियंत्रण, भ्रष्टाचार, सभी कांड कंपनी ने शुरू कर दिए और कंपनी अनियंत्रित हो गई। अब जो रानी, जिस रानी ने भारत में कंपनी को व्यापार करने के लिए भेजा था, उस रानी ने यह देखा कि कंपनी तो भारत में अनियंत्रित हो गई और कंपनी ने सब कुछ कब्जे में कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आप बाहुबली हो, आपने अपने किसी चेले को बोला, बाहुबली क्या करते हैं तो बोलते हैं कि जाओ वो जमीन वह देख लो, हमारा जमीन वह गेहूं लगा लो। वो चेला क्या किया कि तुम्हार जमीन जो तुम भेजे उस पर गेहूं लगा लिया और अगल बगल की 25-30 लोगों की जमीन और हत्या लिया। तब तुम्हें पता चला कि जो तुमने चेला भेजा था वो तुम्हारी कमान से बाहर निकल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जब बाहर आई, यहां आई, तो उसने अपने कमांड में सब कुछ ले लिया। ये बात अंग्रेजों को पता चली और जब ये बात अंग्रेजों को पता चली, वहीं से आप देखेंगे कि भारत में कंपनी का जो कानून था, लॉ था, जो व्यवस्था थी, उसकी शुरुआत हुई। अब देखो आप कानून कैसे कानून बना, कानून कैसे बना। अब पॉलिटी आएगी, ये तो बीच में इतिहास आ गया था, लिख तो लिया आप लोगों ने। दीवानी कंपनी के पास था, पैसे लगाना, पैसे लेना, टैक्स लगाना, और गवर्नेंस राजा के पास थी। अब आप देखेंगे यहां से, तो ये अब आप लॉ कि भारत में किस प्रकार से व्यवस्थाएं बनी, भारत में सिस्टम व्यवस्था डेवलप कैसे हुई। व्यवस्था मतलब कानून, भारत में कानून किस प्रकार से बना, तो इसके दो सेगमेंट है। एक तो है, यहां देखेंगे, इसे कहते हैं कंपनी का शासन। कंपनी का शासन,
और दूसरा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा जिसको आप बोलते हैं क्राउन का शासन। कंपनी रूल, और ये कौन सा है, क्राउन रूल, और ये कौन सा है, कंपनी रूल। ये दो प्रकार का सिस्टम डेवलप हुआ। अब फॉर एग्जांपल देखना, जो कंपनी रूल का पीरियड है ना ये वाला, इसको बोलते हैं 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1858 तक के लो आप, पूरा का पूरा पीरियड 57 तक ये वैसे तो बेसिकली आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा पीरियड। और यहाँ 1858 से लेकर 1858 का जो 57 मान लो यहाँ रिवोल्ट हो गया था, तो यहाँ रुक जाओ, और ये पूरा 1858 से लेकर 1947 तक का पूरा पीरियड, इसमें नियम डेवलप हुए। इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे नियम जो है भारत में डेवलप हुए। इससे भारत जो है हमारे कंट्रोल में आया, पूरा का पूरा कंट्रोल जो भारत पे इसके माध्यम से स्थापना हुई। फॉर एग्जांपल 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे आप, सबसे पहले आया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखेंगे आप, ये इसके बाद आया। एक तरफ से देखते चलेंगे। 1793 का एक्ट देखेंगे आप, 1793, तो मैं एकदम लिख देता हूं, आप इसको लिखते चलेंगे, पॉलिटी है ये रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट किया कंपनी को, क्योंकि बिगड़ गया था ना, उनका भेजा हुआ बच्चा बिगड़ गया था। ये पिट्स इंडिया एक्ट, सत्रह में आया आपका चार्टर एक्ट। अब ये सब चार्टर एक्ट है। ठीक है, इसके बाद आप नीचे लिखेंगे, इसी के नीचे 1800 में लिख देता हूं, आप लिखो इसको एक बार जरा। लिख लिया? आप लिख लो, चार्टर चार्टर लिख देना। 1813, 1833, आप ये सब लिख लो, अपने आप ही लिख लो। 1853, सभी चार्टर एक्ट है, सब आपको इसमें लिखना है, इसी लाइन में पूरा लिखना है। ठीक है, डन। इस लाइन में यहां, अब आप यहां देखोगे तो 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट, 1858 लिख देता हूं पहले, 1858 इस वाले में क्राउन रूल में। 1861, 1892 आप लोगों ने सुना होगा, 1909, 1919, 1935, 1935 सुना होगा। इसके बाद 1947, तो ये क्राउन रूल के नियम है। ये सब क्या है, क्राउन रूल है। अब ये सब आपको डिटेल में, ये क्राउन रूल है ऐसे करके, और ये क्या है ऐसे करके। इन नियमों के माध्यम से अंग्रेजों ने हमें क्या बनाया, गुलाम बनाया। इन नियमों के माध्यम से अंग्रेजों ने हमें क्या बनाया, गुलाम बनाया। तो ये पूरे इधर वाले जो हैं, इधर वाले जो मैंने लिखे हैं, ये किसके शासन है, कंपनी का शासन, ये वाला। और वो वाला किसका शासन है, क्राउन का शासन। ऐसे करके अंग्रेजों ने हमें इनके माध्यम से गुलाम बनाया। और अब गुलाम के बाद कल पढ़ेंगे कि हमने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए क्या किया, इन गुलामी की जंजीरों से निजात पाने के लिए हमने क्या किया, कौन सा प्रयास किया कि इन गुलामी की जंजीरों को कैसे तोड़ा जाएगा, हमने इसके लिए क्या क्या चीजें की। अब एक बात समझना मेरी,
मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं देखो, मेरा जो पॉलिटी का स्टाइल है पढ़ाने का, ये अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, प्रेसिडेंट एक्ट के माध्यम से, चार्टर एक्ट के माध्यम से, 13 का एक्ट, 33 का एक्ट, 53 का एक्ट, फिर आंदोलन हुआ, ये हुआ, फिर 58 आया, 61 आया, 92 आया, 9 आया, 19 आया और 35 आया। एक तरीका यह है कि हम सारे एक्ट को पढ़ें, एक तरफ से एक एक्ट को हमने पढ़ा। एक तरीका यह होता है कि आपको पता चल गया कि इनके माध्यम से अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया। अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया। हमें क्या बनाया? अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। इस अंग्रेजों की गुलामी की जंजीर से छूटने के लिए हमने क्या मांग करी? हमने स्वराज की मांग करी। ये अंग्रेज नियम बना रहे थे, हम स्वराज की मांग कर रहे थे। अब होता क्या है, जो विद्यार्थी पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे होंगे, वो जैसे ही इन चार्टर एक्ट को पढ़ते हैं, 33 का चार्टर, 77, 73 का चार्टर एक्ट, कंपनी रेगुलेट करने के रेगुलेटिंग एक्ट बनाया, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये वो पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट में ये आया, ये आया। फिर क्या होता है, आपका दिमाग आधा इतिहास बन जाता है और आधा पॉलिटी बन जाता है। तो आपको लगता है गुरुजी ये तो खिचड़ी वाह हो गया, समझ नहीं आया क्या हुआ। अब आपके दिमाग में कहानी चल रही है कि अंग्रेज भारत में आए और अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया और उन्होंने अपने इन नियमों के माध्यम से उन्होंने अपनी व्यवस्था हमारे ऊपर स्थापित कर दी, अपने कानून हमारे ऊपर स्थापित कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे लाडलो, मेरे प्यारे लाडलो, दोस्तों, मित्रों, ये व्यवस्था अंग्रेजों ने अपना सिस्टम हमारे ऊपर इंपोज कर दिया। अब व्यवस्था उनकी थी। अब आप व्यवस्था का मतलब समझ जाओ। व्यवस्था का मतलब सेटिंग। जब सेटिंग उनकी हो, व्यवस्था उनकी हो, तो तुम्हें कभी अच्छा लगेगा? नहीं ना। अरे सेटिंग अपनी होनी चाहिए, मतलब व्यवस्था अपनी होनी चाहिए। तो व्यवस्था उनकी हो तो अच्छा कैसे लग सकता है? अब उनकी व्यवस्था के खिलाफ हमने अपनी व्यवस्था के लिए आवाज उठाई। तो यहीं से आप देखेंगे कि अपनी व्यवस्था का मतलब क्या? व्यवस्था तो ये भी थी। तो हमने मांग उठाई स्वराज की। इसकी स्वराज की कि हमें स्वयं का राज चाहिए। अब लिखना मत, लिखने का काम खत्म, अब कहानी समझो। स्वयं के राज की हमने मांग करी। हमने कहा इनकी व्यवस्था नहीं चाहिए हमें, इनकी व्यवस्था बन गई सो बन गई, हमें तो स्वयं का राज चाहिए कि हमारा अपना राज कैसे बनेगा, इनकी व्यवस्था से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये इंडिया ने स्वराज की मांग करी और वही स्वराज की मांग से उठते हो तो भारत के संविधान की मांग, संविधान सभा की मांग, ये मांग, वो मांग। तो मेरा जो स्टाइल है पढ़ाने का, मैं इस वाले सेक्शन को इस बीच में नहीं पढ़ाता। जैसे 73 का रेगुलेटिंग एक्ट, 84 का, पूरी पॉलिटी का मजा खराब कर देता है ये सेक्शन। इसमें क्या है, इकबाल की अलग अलग चीजें, आप पता नहीं, आप अंग्रेजों के बारे में पढ़ रहे हो, कभी कहीं पढ़ रहे हो, कभी कुछ पढ़ रहे हो, दिमाग खराब हो जाता है। अब आप ये समझो, व्यवस्था है, व्यवस्था। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था। हमने इनकी व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। तो अब मुझे कल आप बताओगे या मेरा तरीके से पढ़ोगे, तो मेरा तरीका यह है कि हमने स्वराज की मांग करी, हमने व्यवस्था, अपनी व्यवस्था की मांग करी। और व्यवस्था कहां बनती है? संविधान में बनती है। तो मेरा जो टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है वो यही स्टार्ट होता है कि भारत में पहली बार स्वराज की मांग किसने करी, कब हुई? संविधान सभा की मांग। फिर संविधान कैसे बना, फिर हमने अपने नियमों की स्थापना किस प्रकार से करी, और बाद में हम इस चीज को टैकल करते हैं, इस वाली चीज को, कि इसमें क्या क्या हुआ था। लास्ट में चल के कि एक क्लास में खत्म हो जाते हैं कि एक्ट क्या बने थे। अब आपको ये चूज करना है कि आप 73 के रेगुलेटिंग एक्ट से अंग्रेजों की कहानी सुनोगे या सीधी भारत की व्यवस्था में स्वराज की मांग कैसे हुई, संविधान कैसे बना, संविधान सभा कहां से आई, कितने सदस्य, कैसे चीजें बनी। तो याद तो आपको ऐसे होगी पॉलिटी, जैसे मैं बता रहा हूं। याद आपको यहां से होती है। इस सेक्शन को अगर आप स्किप करते हो बीच में, तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको भी चीजों की जानकारी नहीं है। आपको नहीं पता विधानमंडल क्या होता है, आपको नहीं पता अभी एक्चुअल में कि वशिष्ठ शक्तियां क्या होती हैं, आपको नहीं पता इन चीजों के बारे में जो यहाँ डिस्कस होंगी, तो आपके फायदे की नहीं होती, आप उसमें होचपोच में फंस जाते हो। प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी आती है। लेकिन जैसे हम स्वराज की बात करेंगे, यहाँ पे स्वराज की पहली मांग, दूसरी मांग, तीसरी मांग, संविधान सभा की मांग, संविधान सभा फिर कैसे बनी, फिर क्या हुआ, फिर पूरी सिस्टम तुम समझ जाओगे कि पूरी पॉलिटी कैसे बनी। फिर इस क्लास को तुम आराम से समझ जाओगे कि इनकी व्यवस्थाएं कैसे कैसे बनी,
क्या क्या इनका सिस्टम रहा। तो मैं जो 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ इतने लंबे उससे, तो अब आप बताओ मुझे, कमेंट करके कल बताना मुझे कि हम यहाँ से चले या व्यवस्था से चले। और व्यवस्था से चलोगे तो अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्था बना दी, और अंग्रेजों की बनी हुई व्यवस्था, जो अंग्रेजों ने इतने नियमों की स्थापना करी, इन अंग्रेजों के नियमों के खिलाफ हमने आवाज उठाई, और इसी आवाज को हमने कहा कि अंग्रेजों का राज की जो स्थापना की है, ये राज की स्थापना न कर कर हमें तो स्वराज चाहिए। स्वराज स्वराज स्वराज, यहां से पढ़ेंगे, फिर यहां से पूरी डायमेंशन आपकी निकल कर आएगी कि अंग्रेजों के राज के खिलाफ हमने स्वराज की मांग कैसे करी, कैसे स्वराज की मांग करी, फिर कैसे हमने संविधान की मांग करी, फिर कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, कैसे हमने संविधान सभा की मांग करी, कैसे उन्होंने हमारा संविधान बनाया, क्या प्रवृत्ति रही, क्यों अंग्रेज इंडिया से भाग गए, संविधान सभा का प्रवर्तन कैसे रहा, कब क्या कैसे कैसे हुआ, ये सारी जानकारियां एकदम बेहतरीन तरीका से, यानी 1900, मैं आपको बताऊं 1946 1946 कैबिनेट मिशन से हम इस पूरी डायमेंशन को पढ़ते हैं, यानी बीच में से। ठीक है, तो कल जो है मैं अपने अकॉर्डिंग लेके चलूंगा, आप मेरे अकॉर्डिंग चलें। अगर आप पॉलिटी में बादशाह बनना चाहते हैं तो आप यहां से चलोगे तो आपको मजा आएगा, और उस सेगमेंट को बीच में आकर जैसे ही आपकी समझ में सब आ जाएगा कि विधानमंडल क्या है, अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं, तब वो समझने में आपको मजा आएगा। तो अब वर्ड पकड़ना है कि इस पूरे के माध्यम से अंग्रेजों ने स्थापना करी, और क्या बना, इसके माध्यम स्वराज बना। मैं सर के साथ भी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो हमें कल जो है टॉपिक अंग्रेजों के राज, जो अंग्रेजों ने स्थापना करी अपने गुलामी की, अंग्रेजों ने हमें क्या बनाया, गुलाम बनाया। भाई गुलाम कैसे बनाया, क्योंकि इन्होंने अपने नियमों की स्थापना करी, और इनके नियमों की स्थापना से हम कौन बन गए, हम बन गए गुलाम। तो हमने गुलामी के खिलाफ किसकी आवाज उठाई, स्वराज की आवाज उठाई। अब ये आवाज कब उठी, सबसे प्रथम बार कब उठी, द्वितीय बार कब उठी, तृतीय बार कब उठी, फिर क्या हुआ, फिर कैसे उठी, गांधी ने कब क्या कहा, कैसे सिस्टम चला, एकदम मॉडर्न हिस्ट्री से जोड़ के खतरनाक तरीके से यहाँ से आगे बढ़ेंगे। बेहतरीन तरीके से आप बनाते जाओ नोट्स। और जो संविधान का विकास का जो टॉपिक है, जो बीच में जो 73-75 के जो एक्ट रहते हैं, ये वाले नॉन इंटरेस्टिंग सेक्शन है। ये यहाँ से तो मैं पढ़ाई दूंगा, यहाँ से 1919 तो हम ले ही लेंगे। तो इस वाले सेक्शन को एक बार हम कवर कर लेंगे, मैं डिस्कस कर लूंगा सर के साथ, आपको कोई समस्या नहीं होगी, मेरे अकॉर्डिंग चलो। चुटकियों में पॉलिटी याद होगी, पॉलिटी पूरी आपकी कंठस्थ होगी, आपके उंगलियों पर होगी कि पॉलिटी में क्या है, एकदम याद। जैसे आज की क्लास को याद करेंगे मेरे साथ, सभी भूल जाओ और मेरी तरफ देखो और बस याद करो। पॉलिटी, राज, व्यवस्था, हाँ या ना। राज्य के कितने एलिमेंट होते हैं, जोर से बोलेंगे सभी, 4। कितने आध्यात्मिक, कितने भौतिक, 2। क्लियर। व्यवस्था, व्यवस्था का, अच्छा राज्य की परिभाषा कौन से सम्मेलन में दी गई थी, मॉन्टेविडियो। कब हुआ, 1933 में। राज्य, स्टेट नाम का शब्द किसने दिया, मैकियावेली ने। व्यवस्था किसमें पढ़ते हैं, संविधान में। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का, सबसे छोटा संविधान अनुच्छेदों के आधार पर अमेरिका का। शब्दों के आधार पे बताओ, शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान आप बताओ किसका, मोनाको का। सबसे नया संविधान क्यूबा का। सबसे पुराना संविधान अमेरिका का। इस संविधान के बारे में आपने जान ली। अब हमने आगे बहुत सारी चीजें पढ़ी कि कैसी व्यवस्थाएं बनी, क्या सिस्टम बना, कैसे प्लेटो आया, कैसे सुकरात आया, प्लेटो आया। सुकरात का शिष्य कौन, प्लेटो। प्लेटो का शिष्य कौन, अरस्तु। अरस्तु का शिष्य कौन, सिकंदर। कैसे उन्होंने सिस्टम बनाए, कैसे राजनीति विज्ञान बनी, कैसी चीजें निकल कर आई, सब कुछ। कैसे अंग्रेज हमारे उस प्यारे से भारत देश को, कैसे अंग्रेजों ने अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया, और कैसे इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का अब हमारे भारत देश की जनता प्रयास करेगी, और फिर कैसे हमारे देश में संविधान की स्थापना होगी, और फिर हम पढ़ेंगे कि उस संविधान के अंदर क्या है और हमारे देश की व्यवस्थाएं क्या कहती हैं। तो आज के लिए मैं विदा चाहता हूँ। क्लास कैसी लगी अवश्य कमेंट कीजिएगा, और मजे के साथ पढ़िए, एकदम आनंद के साथ पढ़िए। जय हिंद, नमस्कार आप सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद।